मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 281 से 290। समझदार। छाया चुपके खड़े होने के बाद लेलिन ने उस मंत्र का उपयोग किया जिसमें रैंक एक डार्क एलिमेंटल जादू के सभी ज्ञात साधनों में से सबसे उत्कृष्ट छुपाने की क्षमता थी। रैंक 2 मैगस के रूप में अपनी ठोस आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के साथ शैडो स्टेल्थर अब भयावह रूप से दुर्जय हो गया था। लेलिन का शरीर एक पल में वीआईपी कमरे से गायब हो गया, यहां तक कि बाहर रैंक 2 मैगी भी उसे पता लगाने में सक्षम नहीं थे। एलिस्टेयर ने वास्तव में डार्क मैगी का पक्ष लिया था। उनके नेतृत्व में इसने तीसरे मैगस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। लेलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका शरीर मृग तृष्णा की तरह था और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। वैसे भी वह मेरा काम नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। बुद्धि वृक्ष के सार में कुछ असाधारण प्रभाव अवश्य होंगे, तभी प्राचीन ज्योतिषी इसे इतना उच्च दर्जा देते थे। यद्यपि लेलिन के पास उच्च कोटि की ध्यान तकनीक थी, फिर भी जब वह सफलता प्राप्त करना चाहे तो उसे कुछ अतिरिक्त आश्वासन की आवश्यकता नहीं होगी। तारांकन धमाका। तारांकन। एलिस्टेयर ने छलांग लगाई। उसके शक्तिशाली पिछले पैरों ने जमीन पर 2 गहरे गड्ढे छोड़ दिए। बहुत अधिक गति के साथ वह तेजी से गड्ढे से बाहर कूदा और मैदान पर बेतहाशा दौड़ने लगा। वह वहां है। उसके ठीक पीछे लाइट मैगी एलायंस से रैंक 2 मैगी का एक समूह था। स्थिति को देखते ही नेता ने तुरंत अपनी आस्तीन लहराई। विंग विंग। तारांकन। उसकी आस्तीनों से असंख्य कीड़ों की एक सघन बौछार निकली और उसके तुरंत बाद उसके वस्त्रों की बड़ी आस्तीनों से एक विशाल धूसर बादल बाहर तैरने लगा। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि यह बादल वास्तव में बहुत सारे घनीभूत कीड़ों से बना था। इन कीड़ों की 2 संयुक्त आंखें थीं और उनके जबड़े भयंकर और तीखे थे। पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी उच्च आवृत्ति पर फड़फड़ाती थी, जिससे कान को चीर देने वाली ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे व्यक्ति बेचैन हो जाता था। जाना। ये प्रकाश मैगस ने एलिस्टेयर की ओर इंगित किया। कीड़े इस तरह से चहचहाने लगे कि आसमान हिल गया। बिना आंखों वाले मानव चेहरे की छवि बन गई और वे एलिस्टेयर का पीछा करने लगे, जो अभी भी अपने वेयरवुल्फ रूप में था। विशाल मानव चेहरा आकाश में फैला हुआ था, जो हवा में गैस के काले बादल जैसा लग रहा था। उसने तेजी से भाग रहे वेयरवुल्फ को पकड़ लिया, अपना मुंह खोला और उस पर दहाड़ने लगा। आओ। वेयरवुल्फ ने आकाश की ओर मुंह करके चीखना शुरू कर दिया, जिससे पवन तत्व ऊर्जा कणों के 2 बड़े समूह एकत्रित हो गए, जो पवन ब्लेड में बदल गए, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। यह एक विशाल क्रॉस आकार में बदल गया और हवा में मानव चेहरे की ओर बढ़ने लगा। हवा की धार चेहरे के पास से गुजरते समय हल्की सी कांप रही थी। उस क्षण कीड़े तितर-बितर हो गए और फिर पुनः एकत्रित हो गए, हमले से पूरी तरह अप्रभावित। ची ची। असंख्य कीड़ों की चीखों के साथ मानव चेहरे से एक विशाल ग्रे बाढ़ निकली, जिसने उसके भीतर के वेयरवुल्फ को निगल लिया। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि बाढ़ में कई कीड़े थे जो अधिकांश कीड़ों से भी छोटे थे। उनके तीखे मुंह से रोशनी चमक रही थी। ची ची। तारांकन। भूरे रंग के कीड़े एक क्षण में ही वेयरवुल्फ के चारों ओर लिपट गए तथा किसी चीज को कुतरने की भयावह आवाजें सुनाई देने लगीं। वो भूरे कीड़ों के भीतर से वेयरवुल्फ की दयनीय चीखें सुनी जा सकती थीं। ठीक है, अब चूंकि वह मौत के कीड़ों द्वारा पकड़ लिया गया है, वह भाग नहीं सकता। कीड़ों को नियंत्रित करने वाला प्रकाशमान जादूगर मुस्कुराया। जाओ, उसे पकड़ो। ज्ञान वृक्ष का खजाना और सार चुरा लो, जैसा कि डेथ बग मैनिपुलेटर से उम्मीद थी। जाजॉन। उसके पीछे चल रहे रैंक 2 के जादूगरों ने प्रशंसा से चिल्लाकर अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। इसी समय कुछ दूर से एक रिकॉर्डर से एक सुंदर धुन आती हुई सुनाई दी। निराकार ध्वनि तरंगें पूरे क्षेत्र में फैल गईं और भूरे कीड़ों के झुंड एक के बाद एक गिर पड़े। तारांकन धमाका। तारांकन पृथ्वी की सतह फट गई और अंधेरे मैगी के वस्त्र पहने हुए 2 रैंक 2 मैगी बाहर निकले। उनके साथ 2 विशाल सफेद आग के गोले हवा में मानव चेहरे पर टकराए। आह। मानव चेहरे से महिला की चीख जैसी ध्वनि निकली और फिर चेहरा विकृत होने लगा। मात्र कुछ सेकंड में ही चेहरा सफेद लपटों से ढक गया और डेथ बग्स के बड़े समूह नीचे गिर पड़े। ऐसा लगता है कि आप बहुत समय से डार्क मैगी का पक्ष ले रहे हैं। कीड़ों से बना विशाल चेहरा प्रकाश मैगस की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके जल जाने के बाद वह स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। हालांकि उसने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और इसके बजाय अपना ध्यान एलिस्टेयर पर केंद्रित किया, जो कीड़ों के हमले से बच निकला था। वेयरवुल्फ अब दयनीय स्थिति में था। उसके शरीर पर आधे से अधिक सुंदर बाल गायब हो गए थे तथा केवल गुलाबी त्वचा और मांस के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसके शरीर पर कुछ बहुत बड़े घाव थे, जिनसे मांसपेशी ऊतक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। यहां तक कि हड्डी भी देखी जा सकती थी। ची ची। तारांकन घावों पर दिखाई देने वाली रक्तवाहिकाएं और मांसपेशियां लगातार ऐंठ रही थीं और मांस की परतें चोट को ढक रही थीं और ताज़ा रक्त के प्रवाह को रोक रही थीं।
जिन क्षेत्रों में फर नहीं था वहां फर की एक महीन परत उगने लगी। वेयरवुल्फ की असामान्य उपचार क्षमता ने यहां अपनी ताकत प्रदर्शित की। चलदर रैंक 2 डार्क मैगस की एक लहर के साथ अनगिनत सफेद पसलियां और हड्डी के स्पर्श हल्के मैगी के सामने प्रकट हुए, जिससे एक बड़ी दीवार बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार का अपना जीवन हो, जो चालाकी से घूम रही हो और अपने भीतर प्रकाशमान मैगी को फंसा रही हो। फिर एलिस्टेयर को साथ लेकर दोनों डार्क मैगी वहां से चले गए। तारांकन टकराना टकराना तारांकन। सफेद हड्डी के पिंजरे के भीतर से लोगों के पिंजरे से टकराने की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पिंजरे के चारों ओर एक के बाद एक गोलार्ध जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी, और इन आकृतियों के चारों ओर कुछ सूक्ष्म दरारें भी थीं। ये दरारें बढ़ती गईं और अंततः पिंजरा फटकर खुल गया। टूटे हुए स्तंभों से सफेद धूल छट गई, जिससे कुछ प्रकाशमान मैगी की आकृतियां प्रकट हुईं। अभी भी रैंक 2 डार्क मैगी सुदृढ़ीकरण है। स्थिति और भी अधिक कष्टकारी होती जा रही है। संकेत भेजो। मैगस, जो प्रकाश मैगी का नेता था, दहाड़ उठा। एक मैगस ने सिर हिलाया और ऊपर की ओर स्वाइप किया, और लाल और हरे रंग के बारी बारी से एक उल्कापिंड आसमान में चमक उठा। शियुक शियुक शियु। तारांकन। कुछ ही मिनटों बाद सिर पर लोहे के मुकुट पहने, काले वस्त्र पहने 13 जादूगर घटनास्थल पर पहुंचे। एलिस्टेयर पहले ही डार्क मैगी का पक्ष ले चुका है। अब एक रैंक 3 मैगस लॉर्ड होडुक को रोके हुए है, और 2 डार्क मैगी भी हैं जो एलिस्टेयर को ले गए हैं। लाइट मैगस मुश्किल स्थिति में दिख रहा था। ये वही स्थिति है जिसमें हम हैं। फिर भी चिंता मत करो। हमने नीलामी क्षेत्र में 9 लड़ी वाले फूल के पराग को बड़ी मात्रा में छिड़का है। जब तक वह वहां रहेगा, वह निश्चित रूप से पैची मधुमक्खियों के पीछा से बच नहीं पाएगा। एक जादूगर जिसका मुकुट बाकी सभी से बहुत बड़ा था, ने उत्तर दिया। हम ग्रेट सेज की स्थापना पर अत्यधिक आश्वस्त हैं। प्रकाश मागी के नेता ने ऋषि के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए झुककर प्रणाम किया। ये 13 मागी वास्तव में आयरन क्राउन के ऋषि थे और अपनी शक्ति के संदर्भ में पूर्ण अस्तित्व थे। उनके तटस्थ रुख के कारण लाइट मैगस नेता को भी अपना घमंडी रवैया त्यागना पड़ा। अब जबकि डार्क मैगी भी इसमें शामिल हो गए हैं, तो हम आपको अधिक सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हम अपनी उच्च प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। इसका मुख्य कारण हमारा तटस्थ रुख है, महान ऋषि ने आगे कहा। महान ऋषि। प्रकाश मैगी के नेता का चेहरा उतर गया और बर्फीला हो गया। हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया था कि आप एलिस्टेयर का पीछा करेंगे। महान ऋषि, आपके इन शब्दों का क्या मतलब है? लेकिन डार्क मैगी के बारे में क्या? महान ऋषि कठिन स्थिति में दिख रहे थे। इस बीच प्रकाश मैगी के नेता के चेहरे पर एक घृणित भाव था। बस हमला करो, हम डार्क मैगी के दबाव का सामना करेंगे। अनुबंध की जिन शर्तों पर हम सहमत हुए थे उन्हें बदला जा सकता है, और मैं कुछ मामलों में रियायत भी दे सकता हूं। नेता एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर समझौता करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। ये सुनकर लौह मुकुट के महान ऋषि मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों से कोई भार उतर गया हो। उसने अपने वस्त्र के भीतर से एक पारदर्शी कांच की बोतल निकाली। बोतल के बीच में एक प्राणी था जिसके अनेक संयुक्त नेत्र थे। ये प्राणी मधुमक्खी जैसा दिख रहा था, जिसके पीले पंखों पर काली आंख की छवि थी, और वह कांच की बोतल के अंदर चुपचाप आराम कर रहा था। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और तीव्र बुद्धि के निशान झलकते थे। महान ऋषि ने बोतल का गला खोला और कुछ बार गोलाकार उड़ान भरने के बाद छोटा जीव पैची मधुमक्खी एक निश्चित दिशा में उड़ने लगा। यह उन्हें मिल गया है, महान ऋषि ने कहा। उसके शरीर पर घनी धातु की परत दिखाई दी और कवच का निर्माण हुआ जिसे शूरवीर आमतौर पर युद्ध में पहनते थे। तारांकन टकराना तारांकन। एक बड़े घोड़े का सफेद कंकाल जमीन से ऊपर उठा। उसकी आंखों के गड्ढों में हरे रंग की आध्यात्मिक ज्वालाएं जल रही थीं और उसके नथुनों से सूंघ रही थीं। मेरे पुराने दोस्त, मुझे फिर से तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कवचधारी ऋषि ने अपनी पुरानी और फटी हुई लगाम को सहलाया और खेद से आह भरी। वह उस कंकालनुमा घोड़े पर उग्रता से सवार हुआ और अपने गले की गहराई से दहाड़ने लगा। लोहे का मुकुट। जीवन की महिमा। अपनी जिम्मेदारियों के लिए आगे बढ़ो। उपस्थित ऋषियों ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। कंकालनुमा युद्ध घोड़ा हिनहिनाया और काले तरल धातु ने घोड़े के पूरे शरीर को ढक लिया। एक क्षण में कंकालनुमा युद्ध घोड़ा एक विशालकाय धातुमय जानवर में बदल गया, जिसके शरीर की सतह से नुकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। लूलू। तारांकन। एक के बाद एक धातु के घोड़े जमीन से बाहर निकले और अन्य ऋषियों को उठा ले गए। कुछ ऋषियों ने चमकदार जादुई वस्त्र पहने थे, जबकि अन्य ने धातु के कवच पहने थे। शक्तिशाली मंत्र निरंतर धारा में भेजे जा रहे थे। एक क्षण में लोहे के मुकुट वाले 13 ऋषिगण अपार शक्ति वाले स्टील नाइट्स में बदल गए। उनका पीछा करो। महान ऋषि के आदेश का पालन करते हुए 13 युद्ध घोड़े आगे बढ़े तथा अपने पीछे जलते हुए खुरों के निशान छोड़ते चले गए। प्राचीन मागी से विरासत। ये निश्चित रूप से प्राचीन मागी की एक शाखा है। प्रकाश मागी की पलकें फड़क उठी जब उन्होंने अपने हृदय में ये शब्द कहे। दक्षिणी तट पर मैगी संगठन आयरन क्राउन के बारे में एक अफवाह फैल रही थी, जिसका रुख तटस्थ था।
आयरन क्राउन के इन 13 ऋषियों को कुछ प्राचीन खंडहरों से विरासत की शक्ति प्राप्त हुई थी और इसके बाद वे आयरन क्राउन की स्थापना करने में सक्षम थे। बाधा, एक संपूर्ण शरीर कवच तथा सवारी के रूप में एक आत्मिक पशु जिसकी आक्रमण शक्ति बहुत प्रबल है। प्रकाश मैगस ने खुद से ही बुदबुदाया, ये प्राचीन स्टील नाइट से विरासत में मिला होगा। उसके बगल में एक और प्रकाश मैगस ने प्रशंसा में आह भरी। प्राचीन समय में मागी बहुत प्रचुर मात्रा में संसाधन प्राप्त करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि उच्च कोटि की ध्यान तकनीकें भी कुछ विशेष नहीं थीं और मात्र आधिकारिक जादूगर ही उन्हें प्राप्त करने में सक्षम थे। कई मागी ने गुटों और संप्रदायों के प्रति अपने सभी पूर्वाग्रहों को त्याग दिया तथा एक साथ मिलकर सीखने और सुधार करने लगे। उन्होंने एक विशाल गठबंधन भी बनाया और एक के बाद एक दुनिया पर विजय प्राप्त की। वह मैगी का स्वर्ण युग था। उन्होंने अपनी आंखें तीव्र जुनून से जलाते हुए दोहराया। लेकिन किसी कारण से प्राचीन मैगी को बहुत बड़ा झटका लगा और इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि एक ऐसी दुनिया थी जो विशेष रूप से शक्तिशाली थी और हमारे मैगस वर्ल्ड के उन पर हमले को विफल कर दिया गया। युद्ध को हमारी दुनिया में फैलने से रोकने के लिए प्राचीन मागी ने इस दुनिया से उन्हें जोड़ने वाले चैनल को बंद करने का दर्दनाक निर्णय लिया और अन्य चैनलों को सील कर दिया जो अन्य दुनियाओं से जुड़े थे। फिर भी प्राचीन मागी, जिन्होंने बहुत कष्ट झेले थे, अपनी क्षमताओं को दूसरों को हस्तांतरित करने की अपनी क्षमता खो बैठे और अंततः उनका पतन हो गया। प्रकाश मागी के नेता ने दुख से आह भरी और फिर इस इतिहास को ऐसे सुनाया जैसे वह कोई प्राचीन कविता हो। भले ही मैगी प्राचीन मैगी से विरासत प्राप्त करने में सक्षम थे, फिर भी उनके पास अन्य दुनिया से आवश्यक कुछ सामग्रियों की कमी थी जिससे उनके लिए प्रगति करना असंभव हो गया। इसलिए आज के मागी प्रगति के लिए ध्यान तकनीकों का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे अच्छा मार्ग है और कई लोग प्रगति के लिए अपने वरिष्ठों के अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। जिन प्राचीन मागी को विरासत मिली थी वे अत्यंत दयनीय थे। यदि वे भाग्यशाली होते तो वे अपने शरीर के अनुकूल संसाधन ढूंढ लेते और सुधार कर लेते, लेकिन उनमें से अधिकांश जीवन भर रैंक 1 पर ही अटके रहते। नेता ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन स्टील नाइट्स हमारे निकट की दुनिया से हैं। ये स्टील लावा दुनिया के लिए एक विशिष्ट पेशा है। उस दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद प्राचीन मैगी ने कुछ तरीकों से हमारे शरीर को बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप विकास की वह विशेष अवस्था प्राप्त हुई जिसे स्टील नाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अधिक भाग्य के बिना उनकी ताकत हमेशा इसी बिंदु पर बनी रहेगी, इसलिए आपको उनसे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करें? क्या हमें और तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए? एक जादूगर ने अपनी आंखों में उल्टे लाल रंग का क्रॉस बनाते हुए पूछा। तारांकन फुट, वूश वूश, तारांकन। यात्रा करते समय रैंक 2 मैगी ने अपनी बातचीत जारी रखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उनकी ठोस आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से उनके विचार रैंक 1 मैगस की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से संसाधित होते थे। आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर से ही बड़ी मात्रा में चित्र और शब्द इसमें समाहित हो सकते हैं। नहीं, हम गति धीमी कर देंगे। आंखों में ठंडी चमक के साथ प्रकाश मैगी का नेता धीमा हो गया। बस उन आयरन क्राउन स्टील नाइट्स को अग्रिम मोर्चे पर आक्रमण करने दो। ज्ञान वृक्ष के सार का एक अंश और वह खजाना उन्हें पूरी ताकत से प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हम उनके पीछे चलेंगे। नेता ने ठंडे स्वर में कहा। यह वास्तव में एक चाल थी। स्टील नाइट्स अच्छी तरह से जानते थे कि प्रकाश मैगी उनके पीछे पीछे आकर उनका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन खजाने के प्रलोभन में आकर उन्होंने फिर भी अपने लक्ष्य का पीछा करना चुना। प्रकाश मैगी के साथ अनुबंध के बारे में क्या? यदि वे सचमुच खजाना प्राप्त करने में सफल हो गए तो प्रकाश मागी इसके लिए बड़ी रकम चुकाएंगे। इन स्टील नाइट्स को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि वे लाइट मैगी के आने से पहले ही लड़ाई को समाप्त करने में सक्षम होंगे। एलिस्टेयर और डार्क मैगी जो आगे की ओर भाग रहे थे, वे भी इस बिंदु पर रुक गए। उनके सामने अचानक हवा से एक आकृति प्रकट हुई और उनका रास्ता रोक दिया। यह आदमी बहुत ही साधारण दिखता था और अगर वह कभी भीड़ में हो तो उसे पहचानना मुश्किल होगा। हालांकि उसके पास अद्वितीय ऊर्जा तरंगें थीं जो रैंक 2 मैगी की थीं, जिससे तीनों के चेहरे बदल गए। ज्ञान वृक्ष का सार और आपके पास मौजूद खजाना मुझे सौंप दो। मध्यम आयु का वह व्यक्ति बहुत ही घमंडी लग रहा था। उसने अपने पास रखे फ्लास्क से एक बड़ा घूंट लिया और वह विचलित दिख रहा था। तुम? एलिस्टेयर के पीछे खड़े 2 डार्क मैगी बेहद परेशान हो गए। तो क्या हुआ अगर यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी रैंक 2 का मैगस था? उनके पास 3 मैगी थे जो रैंक 2 तक पहुंच गए थे। आओ। एलिस्टेयर का जवाब बहुत सरल था। वह लेलिन पर चिल्ला रहा था। उसका चेहरा, जो पहले से ही आधे भेड़िए में बदल चुका था, गुस्से से भरा हुआ था और वह लेलिन की ओर झपटा। पू तारांकन। भागते समय उसने अपना मुंह खोला और विशाल पवन तत्व ऊर्जा कणों की 2 गेंदें विस्फोटक की तरह लेलिन की ओर उड़ी। इस बीच वेयरवुल्फ हवा में तब्दील हो गया और तीव्र ड्राफ्ट में छिप गया। एक तूफान की तरह लेलिन के पास आ रहा था। उसके तीखे पंजे बर्फीलेपन और रक्तपात से भरे हुए थे। पशु परिवर्तन का दूसरा चरण। लेलिन ने उस वेयरवुल्फ पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में कभी कभी नीली रोशनी चमक रही थी। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से लाल पाउडर हवा में फैल गया।
जलता हुआ स्पर्श। तीव्र गर्मी उत्पन्न करने वाली दो धारियां वायु तत्व ऊर्जा गेंदों में घुस गईं और वेयरवुल्फ की ओर बढ़ गईं। आओ! एलिस्टेयर बार बार चीख रहा था, उसका शरीर लगातार दिशा बदल रहा था। हालांकि स्कॉचिंग टच की दो पंक्तियों में नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ था और उन्होंने हवा में एक चक्र बनाकर वेयरवुल्फ का रास्ता रोक दिया था। एआई चिप द्वारा किए गए सिमुलेशन से प्राप्त अभ्यासों के आधार पर जिस तरह से लेलिन स्कॉचिंग टच का उपयोग कर रहा था, वह उस व्यक्ति के समान था जो दशकों से इसका विश्लेषण कर रहा था। उन्होंने कुछ छोटी छोटी तरकीबों पर भी शोध किया और उन्हें विकसित भी किया जो विशिष्ट रूप से उनकी थीं। वेयरवुल्फ ने अपनी छाती पर हुए हमले से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसकी दाहिनी बांह पर प्रकाश की लाल किरण सीधे प्रहार कर गई। एलिस्टेयर चीखा, उसका रोएदार हाथ, जिस पर पंजा था, उड़ गया। बांध। लेलिन ने अपनी बाहें आगे बढ़ाईं और हल्की परछाइयों ने दो काली आकृतियां बनाईं जो एलिस्टेयर के चारों ओर लिपट गईं, जिसने अब एक हाथ खो दिया था। आओ मदद करो। तारांकन धमाका। तारांकन छाया के दबाव में एलिस्टेयर को अपना वेयरवुल्फ रूप बदलना पड़ा और वह मानव की आवाज निकालते हुए दहाड़ने लगा। उसके साथ दो डार्क मैगी ने एक दूसरे को देखा और अचानक आगे बढ़ गए। एक गंजा मैगस अपने हाथ जमीन पर रखे हुए कुछ शोकपूर्ण मंत्रों का जाप कर रहा था, जो प्रतिशोध चाहने वाली आत्मा की चीखों जैसे लग रहे थे। ची। तारांकन अचानक जमीन की सतह से एक काला कांटेदार हड्डी का जंगल उभर आया। चाहे चट्टानें हों या पौधे, उन सभी में ये काली हड्डी के कण प्रवेश कर गए थे। कांटेदार हड्डी के जंगल का क्षेत्रफल बढ़ गया, उसका कालापन लेलिन के निकट पहुंच गया। तारांकन बो। तारांकन दोनों काली आकृतियों को हड्डी के स्पर्श द्वारा छेद दिया गया था, लेकिन एलिस्टेयर के शरीर पर एक बाल भी चोट नहीं पहुंची। हे सिले, तुमने अच्छा किया। एक और काला मैगस हंसा और उसकी बाहों में काली छड़ी फैल गई। रोते हुए रसातल में चुपचाप पड़ी आत्माएं, जीवित हो जाओ। काली छड़ के सामने अचानक एक हरे रंग का अग्निगोला बना और फट गया, तथा तारों जैसे कणों में बदल गया, जो हड्डियों के जंगल में जा गिरे। काचा। तारांकन। साइली ने जो काली हड्डी के स्पर्श बुलाए थे, वे हवा में उछल पड़े और हजारों बड़े कंकाल सैनिकों का रूप ले लिया, जो हड्डी की कील वाले हथौड़े और सफेद विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे और लेलिन की ओर बढ़ रहे थे। एक संयोजन मंत्र। लेलिन अनायास ही चिल्ला पड़ा। रैंक 2 मंत्रों के अंतर्गत, यदि दो जादूगरों द्वारा प्रदर्शित मंत्र उनके प्रभाव के संदर्भ में समान थे, तो एक संयुक्त प्रभाव हो सकता था यदि वे गुप्त तरीकों का उपयोग करते जो उन्हें हमलों को संयोजित करने की अनुमति देते थे। इस प्रकार के जादू को तब संयोजन मंत्र कहा जाता था और इसकी शक्ति नियमित रैंक 2 मंत्रों से कहीं अधिक थी। हालांकि कुछ रैंक 2 मैगी थे जिनके शरीर और आध्यात्मिक बल समान स्तर पर थे। इस प्रकार के जादू को जारी करने के लिए शर्तें बहुत कठोर थीं और केवल कुछ ही संख्या में जादूगर थे जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे। लेलिन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये देखने को मिलेगा। तारांकन टकराना। तारांकन। बड़े सफेद कील वाले हथौड़े के गिरने से विस्फोट की कान फाड़ देने वाली आवाजें आईं। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवा ने आसपास की हवा का दबाव खत्म कर दिया हो और लेलिन को क्षण भर के लिए घुटन महसूस हुई। लक्ष्य के विशुद्ध शारीरिक हमले की अनुमानित शक्ति 90 डिग्री। एआई चिप समय पर उपलब्ध कराई गई। लेलिन ने हथौड़ा चकमा दिया और उसके शरीर की सतह पर एक लाल परत दिखाई दी। विशुद्ध रूप से शारीरिक हमला। क्या इसका मतलब यह है कि अभी भी कोई जादुई हमला हो सकता है? गागा। इस समय एक बड़े कंकाल सैनिक ने, जिसने लेलिन को भागते हुए देखा था, अपना मुंह खोल दिया। कई सफेद हड्डियों के टुकड़े सफेद बारिश की बूंदों की तरह शक्तिशाली रूप से उड़े और उन सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया जहां लेलिन पीछे हटने की योजना बना रहा था। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन सफेद हड्डी के टुकड़े लेलिन के शरीर की परत से टकराए और फिर फट गए। विशाल ऊर्जा तरंगों ने लाल परत पर कहर बरपाया तथा किरणें असंगत रूप से टिमटिमाने लगी, जिससे इस हमले को झेलने में इसकी कठिनाई का पता चला। गागा। उस कंकाल सैनिक के पीछे सैनिकों के बड़े समूह भी गोलियां चलाने लगे। काचा। तारांकन। उनके हमलों के कारण लेलिन की त्वचा की सतह पर मौजूद लाल सुरक्षात्मक परत जोर से टूट गई। तारांकन टकराना। तारांकन। विस्फोट से उत्पन्न तरंगों के कारण उसका शरीर काफी दूर तक उछल गया तथा बड़ी मात्रा में काले, घने सटे शल्क दिखाई दिए। जैसे ही आकार बदलने वाले प्रभाव नष्ट हुए, पीली किरणें चमक उठी, जिससे लेलिन का असली रूप सामने आ गया। अव्यक्त आग का गोला। जलता हुआ स्पर्श। लाल और काली लपटें फैल गईं और आसमान में फैली हड्डियों की लपटें जलकर राख हो गईं। काली लपटें। तुम लेलिन हो। वह गंजा मैगस जिसने काली हड्डी के स्पर्श बनाए थे, आश्चर्यचकित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से स्वयं को रोक नहीं सका। बहुत समय हो गया मिलते हुए, डायरेक्टर साइली। लेलिन ने सिले का अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। सिली, क्या ये वही छात्र है जिसने आपकी अकादमी को धोखा दिया? वह वास्तव में रैंक 2 तक आगे बढ़ गया है। साइली के साथ सहयोग करने वाले रैंक 2 मैगस ने लेलिन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए दिलचस्पी दिखाई। वह काफी प्रतिभाशाली है। अलविदा लेलिन, क्या तुम भी बुद्धि वृक्ष से रस प्राप्त करना चाहते हो? साइली ने उस छात्र को देखा जो एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट छात्र कहा जा सकता था। उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी।
एक और मैगस के रूप में लेलिन की प्रतिभा को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतनी कम उम्र में और इतनी गति से रैंक 2 तक आगे बढ़ पाना मैगस के इतिहास के हाल के वर्षों में शायद ही कभी देखा गया हो। साइली का मानना था कि यदि लेलिन इस दर को बनाए रख सकता है तो उसके लिए निश्चित रूप से 100 साल की उम्र से पहले रैंक 3 मैगस बनना संभव था और पूरे दक्षिण तट में सबसे शक्तिशाली रैंकिंग तक पहुंचना संभव था। यदि वह अभी भी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में होते तो स्कूल निश्चित रूप से अपने स्वर्णिम युग में होता। दूसरी ओर लेलिन ने पहले ही अकादमी को धोखा दे दिया था और उसके भयंकर हमले के परिणामस्वरूप अकादमी के 3 बड़े परिवारों में से एक लिलीटेल परिवार के बुजुर्ग मार्क की मृत्यु हो गई थी। उसने बड़ी संख्या में रैंक 1 मैगी को भी मार डाला था, जिसके कारण लिलीटेल परिवार की शक्ति में बड़ी मात्रा में गिरावट आए और मैगस वर्ल्ड से उनका नाम लगभग मिट गया था। इसलिए साइली के मन में लेलिन के रूप रंग के बारे में कई विचार थे। हाँ, निर्देशक, चूंकि उसका आकार बदलने वाला मंत्र पहले ही हटा दिया गया था, इसलिए लेलिन के पास अब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे आशा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि वृक्ष का सार और एलिस्टेयर द्वारा प्राप्त खजाना वे वस्तुएं हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। लेलिन ने थोड़ा सा सिर झुकाया। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी ने लिलीटेल परिवार की हरकतों को ध्यान में न रखते हुए उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने समान मूल्यों का उपयोग करते हुए व्यापार करने के मूल सिद्धांत का पालन किया था, जिससे लेलिन को एक जादूगर के रूप में प्रबुद्ध होने और मजबूत के मार्ग पर चलने की अनुमति मिली। इसलिए जब तक कि कुछ विशेष परिस्थितियां न हो, वह साइली के साथ मारपीट नहीं करना चाहता था। कितना अहंकारी! आप अभी हाल ही में रैंक 2 के उन्नत मैगस बने हैं और फिर भी आप वास्तव में हिम्मत करते हैं। इससे पहले कि साइली को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलता, उसके साथ मौजूद डार्क मैगस ने पहले ही उग्र रूप से हमला कर दिया था। उनकी नज़र में चाहे लेलिन कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह भी अभी आगे बढ़ा था। यद्यपि उसके पास 2 रैंक 2 मैगी को मारने की भयानक युद्ध उपलब्धि थी, लेकिन कौन जानता था कि उसने स्थिति का फायदा उठाया और उन्हें तब मार डाला जब वे गंभीर रूप से घायल थे। इसलिए लेलिन के प्रति उसका रवैया कुछ ज्यादा ही था। युवक, मेरे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से सीखिए कि रैंक 2 मैगी के घेरे में तुम्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। इस रैंक 2 मैगस के हाथों से काली किरणों के 2 समूह उत्पन्न हुए, जिससे एक खोपड़ी बन गई। कितने व्यर्थ उपदेश हैं, कितना कष्टकारी है, लेलिन ने खुद से कहा। उसकी आंखों की लाली बढ़ती जा रही थी। उसकी कलाई पर पारदर्शी क्रिस्टल से हल्का लाल रंग निकलने लगा था। क्या कहा आपने? रैंक 2 मैगी जो बोल रहा था, चौंक गया। मैंने कहा कि आपको अपने उपदेश देने की आदत के बारे में कुछ करना चाहिए, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आप कल का सूरज देखने के लिए जीवित रहेंगे। लेलिन ने अचानक अपना सिर उठाया और शानदार ढंग से मुस्कुराया। तस तस, तारांकन। सामने खड़े एक बड़े कंकाल वाले सैनिक के शरीर से भारी मात्रा में सफेद धुआं निकल रहा था। अचानक सैनिक का शरीर बिखर गया और जमीन पर हड्डियों के ढेर में बदल गया। खंडित हड्डियां फिर से जंग खा गईं और काले पाउडर के ढेर में बदल गईं। जली हुई धरती के घेरे से जंग सभी दिशाओं में फैलने लगी और लेलिन इसके केंद्र में था। घास एक पल में सड़ने लगी और कीचड़ जैसी किसी चीज में बदल गई। बहुत सारे कीड़े जमीन पर गिर पड़े और एक छछूंदर पलट गया। उसका शरीर अकड़ गया था और वह उल्टा पड़ा सड़ रहा था, मानो मृत्युदंड देने वाला आ गया हो। पूरा क्षेत्र मौत की शांति में डूब गया। तारांकन स्लैम, धप, तारांकन। एक के बाद एक बड़े कंकाल जैसे सैनिक गिरते गए, उनके शरीर टूटकर चूर्ण में बदल गए। आपने एक जहरीले हमले का इस्तेमाल किया जो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। एलिस्टेयर पहले से ही घायल था और लेलिन के विषैले पित्त के शक्तिशाली हमले के कारण उसका दाहिना हाथ जख्मी हो गया। एलिस्टेयर बहुत दुखी दिख रहे थे। उन्होंने दांत पीसते हुए एक टेस्ट ट्यूब निकाली और उसे अपने दाहिने हाथ के घाव पर डाला। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन उसके दाहिने कंधे से नीचे तक आग की लपटें उठ रही थीं और मांस के जलने की गंध आ रही थी। एलिस्टेयर ने मुंह बनाया। आग की लपटें गायब हो जाने के बाद उसके कंधे पर लगे घाव से खून बहना बंद हो गया था तथा पहले से मौजूद घाव भी गायब हो गया था। जाना, मैं यहीं रहूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा, अंधेरे जादूगर ने रक्त पिपासा के भाव के साथ ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, हल्के मैगी से सावधान रहें। मुझे संदेह है कि उन्होंने आयरन क्राउन के साथ कुछ समझौता किया है। एलिस्टेयर ने तुरंत जवाब दिया और अपने शरीर से निकलती हुई एक शानदार उड़ती हुई कालीन पर सवार हो गया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह बेहोश हो गया। तारांकन धमाका। तारांकन एलिस्टेयर का शरीर जमीन पर गिरा। उसके चेहरे पर रहस्यमयी काले निशान थे जो सांपों की तरह रेंग रहे थे। यहां तक कि पहले की ज्वाला औषधि भी विषाक्त पदार्थों से निपटने में असमर्थ थी। कितने भयंकर न्यूरोटॉक्सिन्स! ये पूरी तरह भड़कने से पहले निष्क्रिय पड़ा रह सकता है। ये तो बुरा हुआ। लेलिन को एक उपद्रव मानने वाले डार्क मैगस की अभिव्यक्ति में व्यापक परिवर्तन आया। इसके तुरंत बाद एक काली गैस ने उसके शरीर को घेर लिया। भयानक प्राचीन जानवर, विशाल कैमोइन सर्प के विष ने उसके शरीर और आत्मा को नष्ट करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम मुझे रोक नहीं सकते।
पृथ्वी पर उतर आए एक गंभीर रीपर की तरह एक विशाल अजगर की काल्पनिक छवि लेलिन के पीछे प्रकट हुई और वह सीधे एलिस्टेयर की ओर बढ़ा, जो पूरी तरह बेहोश था। उसकी गोद से बुद्धि वृक्ष का सार लेने के बाद लेलिन ने एलिस्टेयर की कमर पर रखी थैली में से एक लकड़ी का कप निकाला। इस कप की सतह गहरे पीले रंग की थी, जिस पर प्राचीन वृक्ष की अनोखी रेखाएं थीं। इससे वनस्पति की हल्की मीठी गंध भी आती थी। हालांकि ये दिखावट कुछ खास नहीं थी, लेकिन लेलिन को एक बहुत ही प्राचीन और वृद्ध आभा महसूस हो रही थी। भले ही वह एक निर्जीव वस्तु थी, फिर भी कप से बुद्धिमत्ता का एहसास होता था। ये है बुद्धि वृक्ष की छाल से बना एक लकड़ी का प्याला। लेलिन ने उसकी ठोड़ी को छुआ। वह इसलिए इतना आश्वस्त था क्योंकि एआई चिप के परीक्षणों और उसके अपने अनुमानों के अलावा अब उसके पास मौजूद बुद्धि वृक्ष का सार एक हल्की हरी चमक उत्सर्जित करने लगा था, जो एक बहुत बड़ा संकेतक था। तारांकन बो तारांकन। लेलिन ने अपना दाहिना हाथ ढीला छोड़ा और प्रकाश की हरी किरण लकड़ी के कप में गायब हो गई। बर्फ पिघलने की तरह प्राचीन वृक्ष का रस और लकड़ी का प्याला एक साथ मिल गए। कप तुरंत ही हरे प्रकाश की एक परत से ढक गया तथा कप के अंदर का भाग पारदर्शी तरल से आधा भर गया। इस द्रव से जीवन शक्ति और बुद्धिमत्ता की आभा निकलती थी। लेलिन ने एक क्षण के लिए तरल को सूंघा और महसूस किया कि उसका दिमाग साफ हो रहा है। उसके मन में आने वाले विचार बार बार आने लगे तथा प्रशिक्षण के दौरान उसके सामने आए प्रश्नों का समाधान होने लगा, जिससे वह अधिक खुले विचारों वाला महसूस करने लगा। क्या यह आत्मज्ञान है? लेलिन के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उसके हाथों की रोशनी ने कप को सील कर दिया। प्राचीन ज्ञान वृक्ष, ये सचमुच प्राचीन बुद्धिमत्ता का क्रिस्टलीकरण है। बस थोड़ी सी सांस लेने से ही इतना नाटकीय प्रभाव हुआ। अगर मैं इसका पूरा उपयोग कर लूं तो क्या होगा? लेलिन के चेहरे पर एक ज्वलंत भाव प्रकट हुआ और उसके हाथों से निकली चांदी की रोशनी की चमक के साथ लकड़ी का कप और उसके अंदर का सार गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से जो व्यक्ति मेरा छात्र था वह पहले ही मुझसे आगे निकल गया है। सिले भी काली गैस की एक परत से घिरा हुआ था। लेलिन की ओर देखते हुए एक कड़वी मुस्कान प्रकट हुई। विषाक्त पदार्थों के कारण हुए क्षरण के कारण न तो वह और न ही उसका साथी अपनी वास्तविक शक्ति का 70% भी प्रदर्शित करने में सक्षम थे। भले ही वे एक साथ काम करें, फिर भी लेलिन के खिलाफ जीतना मुश्किल होगा। लेलिन को नापसंद करने वाला डार्क मैगस बहुत पहले ही भाग चुका था। उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों की ऊर्जा तरंगें चमक रही थीं। दुर्भाग्यवश काला जहर अधिक घना हो गया और उसे हटाया नहीं जा सका। उसने जो कहा था उसे सोचकर इस काले जादूगर का चेहरा लाल हो गया। शुक्र है कि काली गैस के कारण उसका चेहरा पूरी तरह से छिप गया था, इसलिए कोई नहीं देख सका कि उसके चेहरे पर किस तरह का भाव था। लेलिन को अपने मिशन का लक्ष्य पकड़े हुए देखकर इस अंधेरे मैगस के मन में तरह तरह के विचार आए और उसके होंठ फड़कने लगे, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। लेलिन की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। वह मूलतः रैंक 2 मैगी के अंतर्गत कुलीन वर्ग के स्तर पर था और वह या साइली उसे अकेले संभालने में असमर्थ थे। लड़ने का प्रयास करने से उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की नफरत का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अधिक अनावश्यक मौतें भी हो सकती हैं। डार्क मैगी बहुत चतुर लोग थे। भले ही वह ज्ञान वृक्ष के सार को अपने पास रखने में सक्षम हो, फिर भी उसे अपने लिए उपयोग करने का अवसर उसे नहीं मिल पाता। फिर कोई भी दुष्ट जादूगर इसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? लेलिन को स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग में चल रहे जटिल विचारों के बारे में पता नहीं था। हालांकि अनुभव के आधार पर वह काफी हद तक उनकी विचारधारा का अनुमान लगाने में सक्षम थे। इसलिए साइली की ओर संक्षिप्त सिर हिलाकर वह जाने के लिए मुड़ा। तारांकन कदम कदम तारांकन। घोड़ों की टापों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं और दूर क्षितिज से स्टील नाइट्स का एक दल दिखाई दे रहा था। यद्यपि वहां केवल 13 लोग थे, लेकिन शूरवीर इस्पात की बाढ़ की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये आयरन क्राउन के 13 ऋषि हैं जो स्टील नाइट स्क्वाड का गठन करते हैं। साइली ने घबराकर कहा, वे लोग लाइट मैगी के साथ कब से काम कर रहे हैं? या ये सिर्फ एक साधारण प्रेषण था? इस बिंदु पर वह लेलिन पर एक नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सका। उनका लक्ष्य केवल लेलिन ही हो सकता था जिसने सार चुराया था। लूलू तारांकन। आग उगलने वाले और आंखों में हरे रंग की रोशनी वाले 13 विशालकाय स्टील के जानवर समूह के सामने रुक गए। वे फैल गए और मैगी को घेर लिया। काचा काचा। तारांकन नेता का हेलमेट स्वतः ही खुल गया, जिससे महान ऋषि का चेहरा प्रकट हो गया। बुद्धि वृक्ष का सार किसके पास है? उसने संदेह से चारों ओर देखा। उनका लक्ष्य एलिस्टेयर अब फर्श पर गिरा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि वह जीवित है या मर चुका है। इस बात की प्रबल संभावना थी कि इसका सार यहाँ के मागी लोगों में बांट दिया गया था या चुरा लिया गया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने लेलिन को नहीं पहचाना, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। उसे सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वहां उपस्थित सभी मागी उसे उसी तरह घूर रहे थे जैसे वे किसी मृत व्यक्ति को घूरते हैं। कौशल, क्या चल रहा है? महान ऋषि को आश्चर्य हुआ और अचानक उनके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। तारांकन धमाका। तारांकन कई स्टील के प्राणी जमीन पर गिर पड़े, उनकी काली आंखों की कोठरियों में मौजूद आत्मा की लपटें बुझ गईं।
कुछ ही सेकंड में वे पुनः सूखी हड्डियों में बदल गए। पुराने दोस्त, महान ऋषि दुख से विलाप करने लगे। उसका अपने घोड़े से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। दूसरे शब्दों में, उसके कई वर्षों के साथी की आत्मा नष्ट हो चुकी थी और अब इस दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं था। कौन है भाई? उसकी आंखें लाल हो गईं। वह काला मैगस और साइली लेलिन को देखने के लिए एक ही दिशा में मुड़े, जिसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। यह आप है? महान ऋषि का चेहरा फड़कने लगा। तुम निकम्मे कूड़े, तुम्हारी हिम्मत है कितना व्यर्थ। लेलिन की आंखों से ठोस रक्त लाल किरणें निकलीं और उसकी कलाई पर लाल रोशनी अब अत्यंत तीव्र हो गई थी, इस हद तक कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। तारांकन धमाका। तारांकन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का क्रिस्टल फट गया और चमकते पाउडर में बदल गया। छाया डोमेन। विषाक्त संपूर्ण क्षेत्र में पूर्ण अंधकार छा गया था और लेलिन के पीछे बड़ी संख्या में छायाएं थीं जो सांपों की तरह दिख रही थीं और एक शैतान राजा की भयावह विशेषताएं बना रही थीं। वह विशाल छाया एक जानवर की तरह थी जो फैलते ही सब कुछ निगल गई। जंग की भयावह आवाजें और मौत के सामने खड़े लोगों की धीमी सांसें बीच में गूंज रही थीं। तारांकन टकराना। तारांकन। कुछ ही क्षण बाद काली छाया गायब हो गई और 13 ऋषियों की आंखों में रोशनी नहीं रही और वे बेहोश हो गए। यहां तक कि उनके शरीर में मौजूद आत्माएं भी जहर से नष्ट हो गई थीं। राक्षसी विश्व राजा। ये राक्षसी विश्व राजा लेलिन है। कुछ ही दूरी पर कुछ हल्के मैगी जो इस निर्णय का लाभ उठाने की योजना बना रहे थे, काली धुंध के नीचे सड़ी हुई लाशों को देखकर डर के मारे पीले पड़ गए। हालांकि उन्होंने पहले लेलिन का उपनाम राक्षसी जहर राजा के रूप में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा था कि वह कितना भयानक हो सकता है। लेलिन, तुम। न केवल वह काला मैगस बल्कि साइली भी लेलिन को देखकर थोड़ा स्तब्ध था, जिसकी आंखों से अभी भी रक्त लाल किरणें निकल रही थीं। आयरन क्राउन के 13 ऋषि एक दृढ़ शक्ति थे जो इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास शीर्ष रैंक एक मैगस की ताकत थी और उनके नेता, महान ऋषि, यहां तक कि रैंक 2 पर थे। साइली को पता था कि अगर वह इस समूह के जाल में फंस गया तो हालात बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। यहां तक कि पलायन भी एक समस्या होगी। आत्मिक पशुओं की भयानक जीवन शक्ति ऐसी चीज थी जिसका मुकाबला करने में जादूगर असमर्थ थे, जिन्होंने मंत्रों के आधार पर अपनी शक्तियों का विकास किया था। अब, हालांकि, स्टील नाइट्स का ये छोटा समूह जो सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में था, बस ऐसे ही मर गया। और उनका हत्यारा एक नव उन्नत रैंक 2 मैगस, लेलिन था। साइली ने अपने गंजे सिर को खुजलाया और सोचा कि कहीं वह किसी रैंक 3 मैगस के भ्रम में तो नहीं फंस गया है। वहां और कौन है? लेलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी और वह दहाड़ने लगा। उसकी आंखों में रक्त लाल रंग अधिक स्पष्ट हो गया क्योंकि वे उस दिशा में घूम गए जहां प्रकाश मैगी छिपे हुए थे। ये तो बुरा हुआ, उसने हमें ढूंढ लिया है, नेता ने धीरे से फुसफुसा कर कहा और पूरा समूह तेजी से काफी दूर चला गया। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। लेलिन के जहरीले हमले से, जो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता था, वे भयभीत हो गए थे। हाँ, लेलिन की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी। स्टील नाइट्स की जवाबी कार्रवाई से न केवल कुछ छोटे घाव रह गए थे, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति भी पागलपन भरी थी। उसके छिद्रों से हवा की सफेद धाराएं निकल रही थीं। मेजबान के शरीर में रक्त कोशिकाओं की जीवंतता सीमा से अधिक हो गई है। स्थिति को बलपूर्वक नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू। अचानक, चमकदार नीली किरणों की एक चमक ने लेलिन के शरीर को ढक लिया और उसके शरीर का तापमान कम हो गया। सफेद धुंध अंदर बर्फ के टुकड़ों में संघनित हो गई और लेलिन के पूरे शरीर पर बिखर गई। अरे यार, मैं फिर भावुक हो गया। एआई चिप के नियंत्रण और कड़कड़ाती ठंड से उत्पन्न उत्तेजना के तहत लेलिन अंततः अपने होश में आ गया। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। मैं अब और नहीं लड़ सकता, वरना मैं पागल हो जाऊंगा और मरने तक हत्याओं का तांडव मचाता रहूंगा। लेलिन ने युद्ध के मैदान को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। यद्यपि एक वंश के साथ एक जादूगर के मार्ग पर चलने से उसे अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त हुई, इस हद तक कि वह अपने वंश से प्राप्त जन्मजात प्रतिभाओं का उपयोग अनुभवी रैंक 2 मैगी के खिलाफ जीत हासिल करने या यहां तक कि उन्हें मारने और खुद के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर सकता था। प्राचीन मैगी की इस शाखा, वॉरलॉक में काफी खामियां थीं। अत्यधिक भावुक हो जाना भी समस्याओं में से एक था। तर्कसंगत मैगस की तुलना में वॉरलॉक बाहरी दुनिया से आसानी से प्रभावित हो जाते थे और अक्सर बेहद भावुक होते थे। कत्लेआम और युद्धों के कारण वॉरलॉक आसानी से क्रोध में आ जाते हैं, जिससे वे पागल अवस्था में पहुंच जाते हैं और अपनी विवेकशीलता का कुछ हिस्सा खो देते हैं। यदि वह शत्रुओं से घिर जाए तो वह बचकर भाग नहीं पाएगा। मेरा रक्त वंश बहुत शुद्ध है। जिस क्षण ये भड़केगा, शांति की औषधि भी मेरे शरीर से खारिज हो जाएगी। लेलिन ने अपने आंकड़े जांचे। लेलिन फॉलियर, रैंक 2 वॉरलॉक, ब्लड लाइन, विशाल कैमोइन सर्प, शक्ति 21.1, चपलता 14.4, जीवन शक्ति 27.9, आध्यात्मिक बल 104.3, जादुई शक्ति 53, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। स्थिति, बड़ी मात्रा में एड्रेनालाइन का स्राव हो रहा है। वॉरलॉक के भावनात्मक विस्फोट से समानता 98.7%। शांति की औषधि दूर करने वाली एआई चिप प्लान सी का उपयोग करें। लेलिन केवल फूट फूट कर हंस सकता था और आदेश दे सकता था।
अनुमति प्राप्त हुई। मेजबान के शरीर पर छोटा ऑपरेशन शुरू हुआ। एआई चिप ने निष्ठापूर्वक उत्तर दिया। उस क्षण लेलिन की पुतलियां आसमानी नीले रंग की हो गईं और उसके पूरे शरीर से ठंडी ऊर्जा के कण निकलने लगे। लगता है उसे कोई समस्या है। जाना। प्रकाश मैगी जो उनका पीछा कर रहा था, उसने लेलिन को अजीब तरह से व्यवहार करते देखा। उत्साहित होकर नेता हल्के मैगस ने अपनी आस्तीनें लहराईं और अनगिनत उड़ने वाले कीड़े एक साथ आकर आधे मानव चेहरे का निर्माण करते हुए लेलिन की ओर उड़े। तुम्हें पता ही नहीं है कि कब रुकना है। लेलिन के दिल में आग भड़क उठी, लेकिन ठंड के बल से वह जल्दी ही दब गई। उसका दाहिना हाथ नीचे की ओर कटा और एक निराकार पारदर्शी लहर हवा में फैल गई। वह निराकार लहर तुरंत ही कीड़ों के समुद्र से टकरा गई। तारांकन धमाका। तारांकन अर्धनिर्मित मानव चेहरा एक क्षण के लिए हिलना बंद हो गया और बड़ी संख्या में उड़ते हुए कीड़े जमीन पर गिर पड़े। उनकी मिश्रित आंखें अब हिलना बंद कर रही थीं। शव अकड़ गए और सड़ने लगे। तारांकन हुआ। तारांकन बारिश की तरह कीड़े आसमान से गिरे और भूरे रंग की बूंदों का रूप ले लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि निराकार विश्व शून्य में से होकर मैगस की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़कर उसके वास्तविक शरीर को नष्ट कर सकता था। उड़ने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने वाला जादूगर लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा। उसके चेहरे पर सांपों के समान काले कण फैल गए। जल्दी करो, मेरी रक्षा करो और मुझे जाने में मदद करो। इस समय प्रकाश मैगी के समूह के नेता को अंततः अपने लालच पर पछतावा हुआ। यहां तक कि जब लेलिन एक अजीब स्थिति में था, तब भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह संभाल सकता था। तुम जाने की सोच रहे हो। कुछ ही दूरी पर लेलिन के होंठ एक धूर्त मुस्कान में मुड़ गए और उसके हाथ पर मौजूद काली रक्षात्मक वस्तु फट गई। काली किरणों को एक आकार में खींच लिया गया, जो एक लंबे धनुष में बदल गया। विषाक्त पित्त। लेलिन ने एक बार फिर अपने जन्मजात रैंक 2 मंत्र का प्रयोग किया। उसके बाएं हाथ ने डोरी को खींचा और भागते हुए प्रकाशमान मैगी की दिशा में एक तीर छोड़ा। तारांकन बेंग। तारांकन। डोरी के कंपन से एक निराकार विषैला तीर आकाश में फैल गया तथा उसके गुजरने पर हवा विकृत हो गई। रास्ते में जमीन काली पड़ गई, पौधे मर गए, जिससे एक अनोखा रास्ता बन गया जो तीर का मार्ग दिखाता था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता हैं। भागने की फिराक में लगा हुआ प्रकाशमान जादूगर इतना भयभीत हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा निकल गई हो। इसके बाद उसका शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। काचा। तारांकन उसकी पीठ पर पड़े कपड़े फटे हुए थे, जिससे एक पारदर्शी हथेली दिखाई दे रही थी। ये हथेली एक सामान्य मनुष्य के आकार की थी और इसने पारदर्शी विषैले तीर को पकड़ने की कोशिश की। तारांकन बेंग। तारांकन एक निराकार लहर फैल गई और आसपास के मैगी विषाक्त पदार्थों से डरकर जल्दी से पीछे हट गए। रैंक 3 मैगस से सुरक्षा। लेलिन कुछ दूर पर देख रहा था। उसकी हत्या करने की इच्छा अब और भी प्रबल हो गई थी। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने फिर से डोरी खींची। तारांकन भनभनाना। तारांकन। कंपन की ध्वनि के साथ ही पारदर्शी हथेली पर अटका विषैला तीर फट गया, जिससे असंख्य छोटे छोटे तीर बन गए जो सभी दिशाओं में उड़ने लगे। तस तस। तारांकन पारदर्शी ताड़ का पेड़ इस तरह फटा कि उसमें कई छेद हो गए, जिससे वह टूट गया। अंदर से एक बूढ़े जादूगर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। अविश्वास से भरे भाव के साथ वह प्रकाशमान मैगस अकड़कर गिर पड़ा। विस्फोट से उसकी पीठ पर बड़ा घाव हो गया था। उनका सहज रक्षात्मक कौशल, जिस पर उन्हें गर्व था, जरा भी उपयोगी नहीं रहा। तुमने वास्तव में उसे मार डाला। उसके पिता एक रैंक 3 मैगस हैं। सिले की आवाज कांप उठी। लेलिन, जो अभी भी वॉलॉक रक्तरेखा प्रभावों के प्रभाव में था, ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा। ठंडी चमक से उसका ध्यान साइली पर केंद्रित हो गया। साइली कांप उठा। उसे अचानक याद आया कि उसकी जान अभी भी उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथों में है। वह जबरदस्ती मुस्कुराया। ठीक है, मैं तो बस इस ओर इशारा कर रहा था। आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं। लेलिन के चेहरे पर झिझक और संघर्ष दिखाई दिया और घनी काली गैस ने उसके शरीर को लपेट लिया। फुट। तारांकन। दूर तक तेज काली हवाएं चलीं और एक क्षण में क्षितिज में गायब हो गईं। वह पागल आदमी अंततः चला गया। साइली और उसके साथी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एलिस्टेयर की ओर, जो बुरी तरह घायल था और उठने में असमर्थ था, कड़वी मुस्कान के साथ। काय करते, जाजोन मर गया। लॉर्ड एरिक हमें नहीं छोड़ेंगे। अन्य प्रकाशमान जादूगरों ने एक स्वर में आक्रोश की आवाजें निकालीं। उन डार्क मैगी को मार डालो और जाजोन का बदला लो। एक हल्के मैगस ने गहरी घृणा के साथ साइली और बाकी लोगों को घूर कर देखा। साइली ने अपने चेहरे पर दृढ़ता दिखाए और अपने साथी के साथ खड़ा हो गया। रक्षात्मक ऊर्जा कणों का एक छल्ला दिखाई दिया। तारांकन पू। तारांकन। उसी क्षण वहां उपस्थित मैगी के चेहरों के भाव बदल गए। भयंकर विष अचानक भड़क उठा। लेलिन ने पहले जो तबाही मचाई थी, उसमें उपस्थित मैगी कुछ हद तक विशालकाय कैमोइन सर्प के विष से प्रभावित हो गए थे और इसे हटाना मुश्किल था। जाजोन पर हुए हमले से लाइट मैगी प्रभावित हुए थे और उनकी चोटें और भी गंभीर थीं। दोनों समूहों के लोगों ने एक दूसरे को देखा और अंततः आपस में भिड़ने के बजाय गुस्से में वहां से चले जाने का निर्णय लिया। अनुसरण। रक्तलाल चरागाह से भरे घास के मैदान में
सफेद बालों और दयालु मुस्कान वाला एक बूढ़ा नर जादूगर कुछ अनुचरों को चरागाह में मार्गदर्शन दे रहा था। उनके हाथों में फसल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ धातु की वस्तुएं थीं। हमारे अस्तित्व का कारण सत्य की खोज है। एक जादूगर का मार्ग सत्य की निरंतर खोज, घटनाओं और वस्तुओं के बारे में शोध करना, उनमें नियमों को खोजना और इन अवधारणाओं को स्वयं पर लागू करना है। ये मैगी के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत है। चलते समय बूढ़े जादूगर ने अपने पीछे चल रहे अनुचरों को शिक्षा दी। मैंने तुम्हें खूनी घास की अनोखी विशेषताओं के बारे में पहले ही बताया है। हालांकि आपने केवल चित्र और नमूने ही देखे हैं। अब मैं आपको यहां लाया हूं जहां ये प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है। अर्नोल्ड, इस पर एक नज़र डालें। क्या ये ब्लडी ग्रास बाकी से अलग है? बूढ़े जादूगर ने चेहरे पर झायों वाले एक पुरुष अनुचर से पूछा। हाँ, यह अपनी तरह के अन्य जीवों की तुलना में पतला है तथा इसकी सतह पर रक्त की शिराओं जैसा पैटर्न बहुत स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि इसकी मुलाकात किसी प्राकृतिक शिकारी से हुई हो, विशेष रूप से। अर्नोल्ड अभी भी एक बड़ा लड़का था, उसके होठों के ऊपर कुछ बाल उगे हुए थे। वह आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ खूनी घास की ओर बढ़ाया, उसे करीब से देखना चाहता था। तारांकन शियू, तारांकन। उसी क्षण खूनी घास से एक लाल छाया निकली जो सीधे अर्नोल्ड के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। अर्नोल्ड लड़खड़ाकर घबराकर पीछे गिर पड़ा। तारांकन पाक। तारांकन बूढ़े जादूगर के हाथों से एक काली रोशनी निकली जिसने छाया को नीचे गिरा दिया। ये लाल रंग का भरिंग जैसा जीव था जिसकी पीठ पर भूरे रंग के धब्बे थे। उसके तीखे मुंह से ठंडी चमक निकल रही थी। उसके दांत जो उसके शरीर के आधे आकार के थे अभी भी हिल रहे थे। ये सॉटूथ बीटल है जो खूनी घास का प्राकृतिक शिकारी है। इसे खूनी घास की जड़ों को कुतरना बहुत पसंद है। यदि इसे हाथ से उगाया जाए तो हर दिन गश्त करनी होगी और इस प्रकार के कीटों को नष्ट करना होगा। अर्नोल्ड, आपने घास का निरीक्षण करने से पहले सबसे बुनियादी बचाव भी नहीं किया। ये लापरवाही भविष्य में आपकी जान ले लेगी। बूढ़े जादूगर ने अपना सिर हिलाया और फिर दूर चला गया। अर्नोल्ड अपना सिर रगड़ते हुए थोड़ा लाल हो गया, जल्दी से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। अरे बड़े आदमी, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। सॉटूथ बीटल का सर्पिल सॉटूथ हमला कुछ ऐसा है जिसे स्तर 2 के अनुयायी भी नहीं झेल सकते। यदि गुरु न होते तो तुम अब एक ठंडी लाश होते। एक महिला अनुचर घृणा से सूंघती हुई उसके पास आई। हे, अर्नोल्ड ने अपना सिर खुजलाया जिससे वह और भी मूर्ख लगने लगा। चल दर, आप उस स्तर की बुद्धि के साथ अनुयायी कैसे बन सकते हैं? यह मूलतः हमारे और हमारे गुरु के लिए अपमान की बात है। एक लड़का जो आकर्षक कपड़े पहने हुए था और ऐसा लग रहा था कि उसे कुलीन शिष्टाचार की शिक्षा मिली हुई है, वहां से चला गया और अर्नोल्ड को बहुत पीछे छोड़ गया। उपदेशक, खूनी घास एक निश्चित सीमा तक शरीर को मजबूत कर सकती है तथा कुछ उच्च ऊर्जा वाले प्राणियों के लिए यह एक बड़ा प्रलोभन है। यह आमतौर पर उन स्थानों पर पाया जाता है जहां उच्च ऊर्जा वाले प्राणी शिकार करते हैं, तो क्या हमें थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए? कुलीन वर्ग का अनुचर बूढ़े जादूगर के आगे आगे दौड़ा। आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन मैंने पहले ही क्षेत्र का पता लगा लिया है। यहाँ एकमात्र उच्च ऊर्जा वाला प्राणी एक गेल शैकल्ड वीजल है जो आपकी क्षमताओं से निपटने की सीमा के बारे में है। बूढ़े जादूगर ने उसकी प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया। यद्यपि खूनी घास शरीर को कुछ हद तक मजबूत कर सकती है, लेकिन इसका जहर हम मनुष्यों के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसे औषधि में बदलने से पहले इसे संसाधित करने की आवश्यकता है। अब आपका मिशन पर्याप्त मात्रा में खूनी घास इकट्ठा करना है जिससे शरीर को मजबूत करने वाली औषधि का एक मानक हिस्सा बनाया जा सके, साथ ही उसमें मौजूद जहर को भी हटाया जा सके। बूढ़े जादूगर ने कार्य जारी करना शुरू कर दिया। समझ गया गुरुवर। कुछ अनुचरों ने तुरंत अपने उपकरण निकाले और अलग हो गए। बूढ़ा जादूगर बीच में था ताकि वह समय पर उनमें से प्रत्येक की मदद कर सके। अच्छा, ये देखकर बूढ़े जादूगर ने संतोष से सिर हिलाया। तारांकन शियू। तारांकन एक सॉटूथ बीटल खूनी घास से बाहर निकला, अर्नोल्ड के चेहरे को छूता हुआ निकल गया और उसे इतना डरा दिया कि वह गिर पड़ा। हा, उस बेवकूफ को देखो। मेंटर ने पहले ही यह प्रदर्शित कर दिया था कि खूनी घास में ऐसे भरिंग छिपे हो सकते हैं जो कम स्वस्थ दिखते हैं, और फिर भी आप उसे काटने का प्रयास करते हैं। संयोगवश कुलीन वर्ग का अनुचर वहां से गुजरा। उसने अपना हाथ उठाया और कुछ शब्द बोले और एक संक्षारक गेंद निकली जिसने भरिंग को समाप्त कर दिया तथा फिर उसका लगातार उपहास करने लगा। देखना, मैंने लगभग आवश्यक मात्रा में संसाधन जुटा लिए हैं और आपने अभी तक नीचे का भाग भी नहीं भरा है। अनुचर ने अपना बैग खोला और गर्व से उसे अर्नोल्ड को दिखाया। उससे परेशान मत हो, लेवी, आओ मेरी मदद करो। इस खूनी घास की जड़ें बहुत कठोर हैं। सामने वाली लड़की असंतोष में गुनगुनाने लगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लेवी ने तुरंत अर्नोल्ड को दूर कर दिया और लड़की के पास जाकर उस पर विशेष ध्यान देने लगा। यद्यपि वे अभी भी बच्चे थे, दक्षिणी तट के युवा आमतौर पर जल्दी ही परिपक्व हो जाते थे। इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। ये देखकर बूढ़े जादूगर ने याद दिलाया, ये जवानी है। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और सतह पर सुनहरे रंग की सजावट वाला एक पाइप निकाला और धूम्रपान करना शुरू कर दिया।
धुएं के सफेद घेरे लगातार हवा में दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब वह अतीत को याद कर रहा था तो जमीन में हल्की कंपन होने लगी। ये है। बूढ़े जादूगर ने तुरंत अपना पाइप बुझा दिया। इस विचित्र स्थिति ने तुरंत उसकी दिलचस्पी जगा दी। अगले कुछ सेकंड में भूकंप के झटके और अधिक तीव्र हो गए तथा जमीन पूरी तरह हिलने लगी। दूर से देखने पर दो मुंह वाले भेड़िए, चार पैर वाले उत्परिवर्तित एल्क और सभी प्रकार के उच्च ऊर्जा वाले प्राणी, सामान्य प्राणी, मांसाहारी और शाकाहारी जानवर जैसे विचित्र प्राणियों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हो गया, जिससे एक ऐसी लहर बन गई जिसे टालना कठिन था। सबसे आगे बूढ़े मैगस को कुछ बड़े डरावने जानवर भी मिले जिनसे उसे खतरे का आभास हुआ। इकट्ठा हो जाओ, यहाँ इकट्ठा हो जाओ, बूढ़ा जादूगर चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट के कारण थोड़ी भारी हो गई थी। क्या तमाशा चल रहा है? कुलीन वर्ग के अनुचर लेवी ने अपना सिर उठाया और दंग रहकर दृश्य को देखने लगा। अचानक वह बड़ी संख्या में सॉटूथ बीटल्स द्वारा डूब गया, जो खूनी घास से उड़कर बाहर आए थे। उसके साथ की लड़की भी मौत के मुंह में समा गई। उसके शरीर से लगातार मांस और खून के कुतरने की आवाजें निकल रही थीं। भरिंगों का समूह खूनी घास से लगातार उठते भूरे धब्बों की तरह था, जो एक बादल का निर्माण कर रहा था जो लहर में प्रवेश कर रहा था। क्या चल रहा है? इस मौसम में जानवर खतरे से क्यों भागते हैं? क्या कोई अत्यंत खतरनाक प्राणी उनका पीछा कर रहा है? बूढ़े जादूगर को आश्चर्य हो रहा था। उसने अर्नोल्ड की ओर एक नजर भी नहीं डाली, जो दयनीय रूप से भाग रहा था। शियू शियू, तारांकन। एक मानव आकृति अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आकाश में घूम रही थी, जिससे दो वायु तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, जिनके पीछे लंबी लहरें चल रही थीं। तुम बच नहीं सकते, आकृति के पीछे से एक भारी आवाज आई। ध्वनि के बाद काली आकृति के सामने सफेद प्रकाश का एक बड़ा पुंज प्रकट हुआ, जो एक बड़ी ढाल में बदल गया। जलता हुआ स्पर्श। उसके हाथ की एक लहर से छाया से लाल किरणों की दो धारियां निकली और ढाल में दो बड़े छेद बना दिए। श्वेत किरणों की निरंतर झिलमिलाहट के कारण ढाल शीघ्र ही अपनी पूर्व स्थिति में लौट आई। ढाल की बाधा के कारण काली आकृति रुक गई, जिससे एक युवा जादूगर का रूप प्रकट हुआ। उसके बाल काले थे, उसका चेहरा सुंदर किंतु भयावह था। उसके पीछे सफेद रोशनी की एक रेखा अपने साथ भारी दबाव लेकर उसकी ओर बढ़ रही थी। तारांकन विंग। तारांकन एक निराकार ऊर्जा सीमा सभी दिशाओं में फैल गई, जिसके केंद्र में प्रकाश था। प्रकाश और सौंदर्य की एक अद्भुत भूमि अचानक इस क्षेत्र पर उतर आई। ये है एक उच्च रैंक वाले मैगस का डोमेन। ये रैंक 3 मैगस है। बूढ़ा जादूगर मुंह बाए खड़ा रह गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थीं। आखिर वह किसके पीछे भाग रहा है? क्या ये भी रैंक 3 का भगवान मैगस है? किरणें बिखर गईं और एक सुनहरे बालों वाले जादूगर की आकृति प्रकट हुई। विश्व राजा लेलिन, तुमने मेरा खून खराबा करने की हिम्मत की। भले ही जाजोन सिर्फ कूड़ा था, हमारे परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। उसके शरीर से अनगिनत किरणें निकलीं, जिससे अनगिनत अन्य भालों से मिलकर एक विशाल भाला बन गया। स्वर्गीय पाइक। बड़ी संख्या में भाले बारिश की बूंदों की तरह लेलिन की ओर झपटे। विषाक्त पित्त। लेलिन ने अपनी बाहें फैला दी और विष की एक लहर भालों की ओर बढ़ी। तस तस। तारांकन बड़ी मात्रा में सफेद गैस बाहर निकली और स्वर्गीय किरणों से बने भाले से जंग की आवाजें उत्पन्न हुईं। इसमें शीघ्र ही छेद भरने लगे। हालांकि पाइक की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वह लेलिन की ओर बढ़ गया। कैमोइन के तराजू। लेलिन की त्वचा की सतह से अधूरे रंग के साथ अनगिनत काले शल्क उभरे। तराजू से काली रोशनी फूट पड़ी, जिससे उसके सामने एक विशाल ढाल बन गई। काचा। तारांकन। पाइक ने काले रंग के रनस के साथ ढाल को भेद दिया, लेलिन के शरीर पर ध्यान केंद्रित किया और बड़ी संख्या में चिंगारियां पैदा की। लेलिन के चेहरे पर एक अप्राकृतिक लाली छा गई और वह पीछे हट गया। पीछे की ओर उड़ते समय उसने जोर से हाथ हिलाया। अव्यक्त आग का गोला। बड़ी मात्रा में काली लपटें सामने से प्रकाश की ढाल को ढक रही थीं और भयंकर रूप से जल रही थीं। झुलसाने वाले स्पर्श के हमले के बाद प्रकाश की ढाल थोड़ी पतली हो गई थी। अब लेटेंट फायरबॉल के हमले से सफेद किरणें लगातार टिमटिमाती रहीं और अंततः फट गईं। छोटी दूधिया सफेद रोशनी में बदल गईं, जो तब तक जलती रहीं जब तक कि काली लपटों में कुछ भी नहीं बचा। प्रकाश डोमेन। गोरा रैंक 3 मैगस ने अचानक अपनी बाहें फैला दी, गले लगाने के लिए तैयार लग रहा था। तारांकन धमाका। तारांकन प्रकाश की सीमाएं इस तरह बदल गईं कि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसमें लेलिन भी शामिल था। प्रकाश मैगस से एक विशाल चूषण शक्ति का विस्फोट हुआ और लेलिन को अनजाने में उसके करीब खींच लिया गया। जैसा कि रैंक 3 मैगस से उम्मीद थी, यद्यपि यह प्रकाश क्षेत्र एक नकली है, फिर भी यह मेरी शक्ति को थोड़ा दबाने में सक्षम है। हवा में हल्के तत्व कणों की संख्या में तेजी से वृद्धि और अंधेरे तत्व कणों में भारी कमी को महसूस करते हुए लेलिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मरना। प्रकाश का एक सफेद बंडल अपने साथ एक भयानक विनाशकारी शक्ति लेकर रैंक 3 प्रकाश मैगस के हाथ से उठा। लेलिन कब्जे की ओर बढ़ रहा था। गुरुत्वाकर्षण मंत्र निर्माण को पूर्ण शक्ति से सक्रिय करें, गुरुत्वाकर्षण से 100 गुना अधिक। लेलिन ने अपनी कनपटी दबाते हुए आदेश दिया। विंग। तारांकन।
एक बड़ी गहरे भूरे रंग की संरचना प्रकाशित हुई और जमीन से ऊपर उठी और दूधिया सफेद क्षेत्र को फाड़ दिया। प्रकाश मैगस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसके हाथों में ऊर्जा की गेंद ने अपना रास्ता बदल दिया और लेलिन से चूक गई। एक प्राचीन मंत्र रचना, उन्होंने ये कब स्थापित किया? प्रकाशमान मैगस ने कई किलोमीटर तक फैली भयावह संरचना देखी, उसके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। मैं इसका लाभ उठाऊंगा। सक्शन मंत्र गठन, लेलिन के शरीर पर एक उल्टा एल आकार का निशान चमक उठा और जैसे कि उसे एक ब्लैक होल द्वारा चूसा जा रहा हो, वह एक काली लकीर में बदल गया और गायब हो गया। कितना दिलचस्प छोटा लड़का है। यह अफसोस की बात है कि आपके सारे तरीके मेरे खिलाफ बेकार हैं। प्रकाश मैगस ने शांति से उस दिशा में देखा जिस दिशा में लेलिन भाग गया था और अचानक हंसते हुए अपनी आंख के कोने से बूढ़े मैगस पर एक नजर डाली। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और तेजी से उस क्षेत्र से बाहर चला गया। जहर, तो फिर वह राक्षसी विश्व राजा लेलिन होना चाहिए जिसका नाम चारों ओर घूम रहा है। मुझे आश्चर्य है कि रैंक 3 मैगस किस गुट और संगठन से है। बूढ़े जादूगर ने अचंभे में पड़कर अपने आप से ही कुछ कहा, उसने अर्नोल्ड की आंखों में ईर्ष्या की झलक नहीं देखी। अल्पविराम। तारांकन धमाका। तारांकन एक काली छाया मंत्र संरचना से टकराई, शक्तिशाली चूषण मंत्र संरचना टुकड़े टुकड़े हो गई। लेलिन ने एक लंबी सांस छोड़ी। रैंक 3 मैगस वह व्यक्ति है जिसके साथ मैं अभी तक निपट नहीं सकता। शुरुआत में अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रभाव में आकर लेलिन ने जोजेन को मार डाला था, जिसके पास एक शक्तिशाली समर्थन था। अपने क्रोध की स्थिति में उन्होंने बुनियादी सुरक्षात्मक उपाय भी नहीं अपनाए थे। जब उसने जोजेन को मार डाला तो लेलिन के शरीर पर रैंक 3 मैगस का मृत्यु निशान रह गया था। सभी मैगी आमतौर पर यही पद्धति अपनाते थे। लेलिन के लिए रैंक 2 मैगस के निशान का मूलतः उस पर कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि रैंक 3 मैगस के निशान से स्पष्ट रूप से इतनी आसानी से निपटा नहीं जा सका। लेलिन ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी चेतना के सागर पर नजर डाली। लाल रंग के समुद्र के भीतर कीड़े के आकार की एक छोटी सी दूधिया सफेद रोशनी की किरण थी। जब लेलिन इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तब भी यह फैलता जा रहा था। इस निशान को मिटाने और निकालने के लिए बहुत अधिक समय और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। यह एआई चिप द्वारा प्रदान किया गया सबसे अच्छा समाधान था, लेकिन लेलिन को उसका प्रतिद्वंद्वी बार बार ढूंढ लेता था। इससे निपटने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। कुछ लड़ाइयों के बाद लेलिन को अपनी ताकत का बेहतर एहसास हुआ। अपनी वर्तमान स्थिति में वह रैंक 2 मैगी के लिए एक भयानक अस्तित्व था, जो रैंक बढ़ाने के लिए काफी भाग्यशाली थे। उच्च कोटि की ध्यान तकनीक के साथ साथ शक्तिशाली वंश के कारण एक जादूगर के रूप में लेलिन की रैंक में उन्नति ने हमेशा अपार लाभ और शक्ति में वृद्धि लाई। हालांकि समान श्रेणी 2 के मागी के लिए, जिनके पास उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकें भी थीं, यह अंतर इतना स्पष्ट नहीं था। मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे रैंक 2 मैगी के बीच एक कुलीन माना जाता है। हालांकि किसी भी रैंक 3 मैगी के सामने मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यहां तक कि बच निकलना भी मेरी किस्मत पर निर्भर करेगा। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और बाहर चला गया। उसके सामने एक छोटा सा उजाड़ शहर था, जिसमें धूल, कूड़ा कचरा और जमीन पर तरह तरह की बेलें उग रही थीं। नहीं, मेरे शरीर पर बना निशान मेरी स्थिति का पता लगाने के लिए लगातार तरंगें उत्सर्जित कर रहा है। चाहे मैं दक्षिणी तट पर कहीं भी रहूं, मुझे आसानी से ढूंढ लिया जाएगा। मुझे बहुत दूर एक स्थान पर जाना है, जहां दूरी के कारण निशाने पर सूचना भेजने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेलिन की आंखों में उसका दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ये वह उजाड़ शहर था जहां प्राचीन आत्मावध संप्रदाय का गुप्त विमान था। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो मैं बस टेलीपोर्टेशन मंत्र का उपयोग कर सकता हूं और इस जगह को छोड़ सकता हूं। अगर मैं जल्दी करूं तो वह इस जगह के बारे में पता नहीं लगा पाएगा और मैं फिर भी वापस आ सकूंगा। यदि मैगस को इस गुप्त विमान के बारे में पता नहीं चला, तो लेलिन निशान के सभी निशान मिटा सकता था और फिर आत्मविश्वास के साथ दक्षिणी तट पर वापस आ सकता था। जिस क्षण गुप्त विमान का प्रवेश द्वार मिल गया, चाहे लेलिन कितना भी न चाहता हो, वह केवल इस जगह को छोड़ने, वहां टेलीपोर्टेशन मंत्र गठन को नष्ट करने और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने के दर्द को रोक नहीं सका। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी अपने अंतिम उपाय का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेलिन फूट फूट कर हंसा और विला में एक मंत्र गठन से गुप्त विमान में प्रवेश किया। शून्य से होकर गुजरने वाले मंत्र निर्माण के दौरान लेलिन ने अपना हाथ हिलाया और एक लाल किरण दीवार में गायब हो गई। मैं जांच मंत्र या आध्यात्मिक रूप से ब्रांडेड दास प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूं। यदि मैं वहां जा रहा हूं, तो मुझे ये काम स्वयं करना होगा। हालांकि मैंने पहले ही यह पता लगा लिया है कि आई चिप के साथ जांच करने के बाद टेलीपोर्टेशन मंत्र निर्माण ठीक है, लेकिन इस तरह का जुआ वास्तव में मेरे मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ देता है। लेलिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और संकरे रास्ते से गुप्त कमरे में आ गया। हालांकि उन्हें यकीन था कि टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना ठीक थी, लेकिन उसके आसपास के वातावरण की स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि वह इस बात की पुष्टि कर सका कि जादू का दूसरा पहलू बहुत दूर एक स्थान पर था। जब तक वह बच निकलता और 2 जादू संरचनाओं के बीच संबंध तोड़ देता, वह रैंक 3 मैगस का पीछा करने से बच निकलने में सक्षम होता।
मैं वहां जाकर देखूंगा और यदि वहां वातावरण वास्तव में अच्छा नहीं हुआ तो भी मैं वापस आ सकता हूं। लेलिन ने खुद को सांत्वना दी। तारांकन अचानक एक चमकदार दूधिया सफेद किरण लेलिन के शरीर से निकली और आकाश में ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में बढ़ गई, मानो गुप्त कमरे की बाधाओं को भेद रही हो। लेलिन ने अपना सिर ढक लिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसकी चेतना के सागर में वह दूधिया सफेद प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा था, और चाहे लेलिन ने इसे रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेलिन को ऐसा लगा जैसे एक गोरा रैंक 3 मैगस उसकी ओर तेजी से आ रहा है। मुझे पकड़ने में उसे जो समय लगता था वह कम हो गया है। उसने ये स्थान ढूंढ लिया है। लेलिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मुझे अपना अंतिम उपाय अपनाना होगा और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। इतना ही नहीं, टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना को भी नष्ट करना पड़ा। यदि नहीं, तो मैगस मंत्र संरचना के माध्यम से पीछा कर सकता है। निशान के कारण लेलिन के लिए छिपना असंभव था। तस तारांकन लेलिन के शरीर से धुएं की कई काली लपटें निकल रही थीं। इस बीच उनकी चेतना के सागर में लाल किरणों की एक विशाल मात्रा दूधिया श्वेत आध्यात्मिक शक्ति की ओर बढ़ी और उसे घेर लिया, जिससे वह अस्थायी रूप से बाहरी प्रभावों से अलग हो गई। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन गुप्त विमान ऐसे हिलने लगा मानो कोई शक्तिशाली सत्ता बाहर से उस क्षेत्र पर आक्रमण कर रही हो। अलरिक गुप्त विमान पर हमला कर रहा है। लेलिन ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसकी उंगली में पहनी लाल अंगूठी फट गई थी। गार्गामेल ने दीवार पर जो चेतावनी मंत्र संरचना स्थापित की थी, उसे अतीत में लेलिन ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि जैसे ही लाल किरणें चमकी, इसने पुनः कार्य करना शुरू कर दिया और एक गुप्त आध्यात्मिक शक्ति एक विशेष मार्ग से यात्रा करने लगी। तारांकन हुआ लाला। तारांकन छोटे से शहर के आसपास के क्षेत्र में घास और मिट्टी पलट गई और एक अजीब सी लाश बाहर निकली। ये लाश सिकुड़ी हुई और छोटी थी तथा एक बूढ़ी औरत जैसी दिख रही थी। इसके अलावा इसमें कुछ विकृतियां भी थीं। न केवल 2 अतिरिक्त हाथ और पैर थे, बल्कि वृद्ध महिला के सिर के पीछे एक युवा चेहरा भी उग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोगों का शरीर एक साथ पड़ा हो। मास्टर द्वारा स्थापित अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो गया है। इस जगह को खोजने वाला एकमात्र व्यक्ति लेलिन ही है। बूढ़ी औरत की आंखों से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। ये तो वही होगा, लेलिन, वह भेंट जो बच गई। बूढ़ी औरत के पीछे खड़ी युवती ने अपनी आंखें खोल दी। हाँ, यदि वह न होता तो तुम्हें अपना शरीर मिल जाता और तुम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। बूढ़ी औरत ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में गहरी नफरत साफ झलक रही थी। वह ओल्ड डेविल थी, वह महिला जादूगर जिसने नाइटलेस सिटी में लेलिन के साथ गुप्त सौदे किए थे। उसने अपनी बेटी जय को उसका भौतिक शरीर वापस पाने की अनुमति देने के लिए उसे गुप्त विमान में गार्गामेल को भेंट के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से लेलिन के भागने के कारण उसकी इच्छा एक अजीब तरीके से पूरी हो गई थी। किसी तरह गार्गामेल ने जबरन बूढ़ी औरत के शरीर पर आधा भौतिक शरीर डाल दिया था और जय की आत्मा को उसके भीतर डाल दिया था। ये कहा जा सकता है कि लेलिन ने उन दोनों की इस तरह से परिणति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उसे मारना चाहता हूँ। बूढ़ा शैतान दहाड़ा। क्या तुम गुरु का आदेश भूल गए? वह गुरु के लिए एक भेंट है, इसलिए केवल गुरु ही उसका आनंद लेने के योग्य हैं। ओल्ड डेविल के सिर के पीछे जेई की आंखें अचानक चमक उठीं और वह बुदबुदाने लगी। नहीं, मैं लॉर्ड गार्गामेल को अपमानित करने का साहस नहीं कर सकता। बूढ़ी चुड़ैल तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और क्षमा मांगने लगी। फिर अपनी प्रार्थना करो और यहाँ की घटनाओं की रिपोर्ट महान भगवान गार्गामेल को दो। जय ने बोलने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और अगली बार जब उसने उन्हें खोला तो वह किसी अन्य व्यक्ति में बदल गई प्रतीत हुई। माँ, मेरी बीमारी और भी बदतर होती जा रही है। आत्मा को प्रत्यारोपित करने के बाद गार्गामेल ने जेई की आत्मा में कुछ चीजें मिला दी और चेतना का एक केंद्र स्थापित कर दिया जो बूढ़ी चुड़ैल की देखरेख करेगा। ओल्ड डेविल, जिसकी बेटी को नियंत्रित किया जा रहा था, के पास गार्गामेल के सामने समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, महान गार्गामेल, सभी आत्माओं का घर, आप सबके स्वामी हैं, साथ ही आप सबके आदि और अंत भी हैं। कृपया अपने सेवक की प्रार्थना सुनिए। बूढ़ी डायन ने एक संचार उपकरण जैसा कुछ निकाला और एक धर्मग्रंथ से प्रार्थना की एक लंबी पंक्ति पढ़ी। विंग विंग। तारांकन। ओल्ड डेविल द्वारा वर्तमान स्थिति समझाने के बाद संचार उपकरण कंपन करने लगा। हाँ, लॉर्ड गार्गामेल, यह मुझ पर कब्जा कर लेगा। बूढ़ी चुड़ैल डर से ग्रसित हो गई, लेकिन उसका शरीर अनायास ही जमीन पर झुक गया। परिवर्तनों के बाद उसका शरीर अब उसका अपना नहीं था। एक शक्तिशाली आत्मा जो बुरे विचारों से भरी हुई थी ने संचार उपकरण से बाहर निकलने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया और बूढ़ी चुड़ैल के शरीर पर कब्जा कर लिया। बूढ़े शैतान का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। अंततः उसके शरीर को एक काले आध्यात्मिक शरीर में लपेट दिया गया और उसे एक बड़ी काली मानव आकृति में बदल दिया गया। आकृति के चेहरे पर एक सींग सहित शैतान की खोपड़ी का मुखौटा था जो बेहद अजीब लग रहा था। छी छी। तारांकन। गार्गामेल, जिसने ओल्ड डेविल के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया था,
ने आवाज निकाली और गुप्त विमान की ओर दौड़ा। और 4 पत्थर के खंभों के ऊपर पानी तैर रहा है। लाल, पीली, हरी और नीली रोशनियां एक साथ चमक रही थीं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रैंक 3 मैगस इतनी जल्दी आ जाएगा। सौभाग्य से मैंने कुछ तैयारियां कर ली थीं। लेलिन ने बनते हुए स्थानिक मार्ग को देखा और राहत की लंबी सांस ली। उसने अनुमान लगाया था कि रैंक 3 मैगस उसका पीछा करेगा। आखिरकार, कभी कभी रैंक 3 मैगस अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए निशान का उपयोग करेगा, लेलिन को आराम करने या निशान को हटाने का जरा भी मौका नहीं देगा। खुद को और अधिक समय देने के लिए लेलिन ने तुरंत गारगामेल के बारे में सोचा। उसने स्पष्ट रूप से लेलिन को याद कर लिया था और यह निश्चय कर लिया था कि लेलिन निश्चित रूप से गुप्त विमान पर वापस लौटेगा। इसलिए उसने प्रवेश द्वार पर एक गुप्त चेतावनी मंत्र संरचना स्थापित की थी। हालांकि लेलिन की पता लगाने की शक्तियों के साथ ये बहुत स्पष्ट था और मंत्र संरचना को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और उसने उसे सील कर दिया था। लेलिन की पिछली कार्रवाइयों ने चेतावनी मंत्र संरचना को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था और गारगामेल को यहां खींच लिया था, जिससे उसे और अधिक समय मिल जाएगा। चूंकि रैंक 3 मैगस लाइट मैगी गठबंधन से था, इसलिए वह आक्रोश से बने शरीर गारगामेल को कैसे जाने दे सकता था। इसके अतिरिक्त हाल ही में पश्चिम में फैली भयंकर प्लेग महामारी के लिए गारगामेल सीधे तौर पर जिम्मेदार था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। एक काले रंग का स्थानिक मार्ग जो प्रकाश की रजत किरणों को उत्सर्जित करता था, मंत्र संरचना के शीर्ष पर शून्य से निर्मित किया गया था। मुझे ये जगह छोड़नी होगी और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊंगा। लेलिन ने पीछे मुड़कर इस क्षेत्र को देखा। अचानक उसे वहां से जाने में अनिच्छा महसूस हुई। चाहे जो भी हो, ये वही जगह थी जहां वह बड़ा हुआ था। इस जगह की यादें पहले से ही उसके दिल में अंकित हो चुकी थीं। यदि दूसरी ओर भयानक परिस्थितियां वाली जगह हो और यदि रैंक 3 मैगस इस जगह को खोजने में असमर्थ हो, तो लेलिन दूसरी ओर टेलीपोर्टेशन मंत्र निर्माण का उपयोग करके वापस भी आ सकता है। हालांकि ये स्पष्ट था कि अब ये संभव नहीं था। लेलिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना का उपयोग करने के बजाय उसे अपनी ताकत का उपयोग करके वापस लौटने में कितना समय लगेगा। अलविदा दक्षिण तट, लेलिन ने बड़बड़ाया। तारांकन गड़गड़ाहट, तारांकन। जैसे ही उसने टेलीपोर्टेशन मार्ग में अपना एक पैर रखा, एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और उसके चारों ओर सब कुछ हिलने लगा, मानो 10 तीव्रता का भूकंप आया हो। तारांकन हुआला, तारांकन। गुप्त कमरे की छत फट गई और असीम मात्रा में पवित्र प्रकाश अंदर भर गया। लेलिन, भागने के बारे में सोचना भी मत। अल्रिक दहाड़ उठा, उसके शरीर पर आत्माओं के विस्फोट से भयानक चोटें लग गईं। गारगामेल आखिरकार एक प्राचीन प्राणी था और इसकी शक्ति मॉर्निंग स्टार मैगस के स्तर तक पहुंच गई थी। यद्यपि उसकी शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं हुई थी और वह केवल उधार लिए गए शरीर का उपयोग कर रहा था, फिर भी वह अल्रिक के लिए कुछ परेशानी पैदा करने में सक्षम था। एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन मंत्र गठन। 4 चमकती रंगीन रोशनियों वाली मंत्र रचना को देखकर वह चिल्लाया। रैंक 3 मैगस के रूप में वह कुछ शताब्दियों तक जीवित रहे। वह ये कैसे नहीं जान सकता था कि प्राचीन टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना क्या दर्शाती है। यह अनंत संसाधनों और असीम लाभों वाले एक और महाद्वीप का प्रतीक था। यहाँ रहें। जैसे ही अल्रिक प्राचीन टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना के पास पहुंचा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह इस टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना तक पहुंच के लिए कुछ भी त्याग सकता है। वह दहाड़ा, पवित्र प्रकाश से बनी 2 बड़ी भुजाएं लेलिन की ओर बढ़ीं। हालांकि लेलिन ने केवल अल्रिक को ठंडी निगाह से देखा और उसके मुंह से 2 शब्द निकल गए। बहुत देर हो गई। तारांकन गड़गड़ाहट, तारांकन। कैमोइन के तराजू की एक परत ने लेलिन के शरीर को ढक लिया और एक बड़ी छलांग के साथ चांदी के स्थानिक मार्ग ने उसे निगल लिया। तस तस। तारांकन एक व्यक्ति को टेलीपोर्ट करने के बाद मंत्र निर्माण की सारी ऊर्जा सूख गई और प्रकाश की विभिन्न किरणें मंद हो गईं। मार्ग गायब हो गया। नहीं, स्थानिक मार्ग को देखकर, जो धीरे धीरे जानवर के मुंह की तरह बंद हो रहा था, अल्रिक चिल्लाया। तारांकन फुटकार। तारांकन वह टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना के सामने प्रकट हुआ, एक उच्च श्रेणी के ऊर्जा क्रिस्टल को निकाला और उसे ऊर्जा स्लॉट में फेंक दिया। जल्दी से सक्रिय करें। यद्यपि अल्रिक ट्यूरिन भाषा नहीं जानता था, फिर भी उसके पास अन्य तरीके थे। मंत्र रचना को लपेटने वाली ठोस दूध या सफेद पवित्र किरणों के अंतर्गत मंत्र रचना ने काम करना शुरू कर दिया। अल्रिक के भारी प्रयास के कारण मंत्र निर्माण लेलिन की तुलना में 2 गुनी गति से काम करने लगा। और तेज और तेज और तेज। हालांकि अल्रिक अभी भी संतुष्ट नहीं था और मंत्र रचना में अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति डालता रहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि जिस क्षण लेलिन अपने गंतव्य पर पहुंचेगा, वह तुरंत दूसरी तरफ के जादू के निर्माण को नष्ट कर देगा। जब ऐसा हुआ, तो वे 2 अलग अलग महाद्वीपों पर होंगे और अपने बेटे के प्रति उसका बदला, साथ ही टेलीपोर्टेशन मंत्र निर्माण से होने वाले लाभ, सब व्यर्थ हो जाएंगे। अब उसे बस थोड़ा सा समय चाहिए था। तीसरे रैंक के जादूगर अल्रिक के आग्रह पर मंत्र निर्माण तेजी से काम करने लगा और ऊर्जा के छल्ले लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहे। एक बार फिर एक अंधेरा रास्ता खुल गया। बिल्कुल, इसे ऐसा होना चाहिए।
अल्रिक ने उत्साह से भरी आंखों से बुदबुदाया, क्योंकि उसने देखा कि अंतरिक्ष मार्ग खुलना शुरू हो गया है। तारांकन विंग, तारांकन धमाके, तारांकन। हालांकि जैसे ही यह पूरी तरह से खुलने वाला था, टेलीपोर्टेशन मंत्र का निर्माण अचानक रुक गया, रोशनी मंद हो गई और अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। इसके बाद मार्ग गायब हो गया। इस स्थिति का मतलब था कि लेलिन ने पहले ही दूसरे छोर पर मंत्र निर्माण को नष्ट कर दिया था। धत्तेरी की, अल्रिक ने दहाड़ लगाई। उसके शरीर से दूधिया सफेद पवित्र प्रकाश निकला जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, और उसने उसके चारों ओर के गुप्त कमरे की वस्तुओं को नष्ट कर दिया। इसके बाद एक प्रकाश किरण ने टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना पर प्रहार किया, जिससे वह एक विशाल गड्ढे में बदल गया। दूसरी ओर मंत्र निर्माण के बिना यह मंत्र निर्माण केवल एक सजावट थी। जाहिर है कि वह लेलिन को इस जादू का दोबारा उपयोग करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। नीच, घिनौना, धत्तेरी की, अल्रिक चिल्लाया। कुछ पाने के कगार पर होने के बाद उसे खोने का दर्द उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कोई जहरीला सांप उसकी आत्मा को खा रहा हो। छी, तारांकन। इस समय अन्यायपूर्वक विदा हुई आत्माओं के विलाप से प्राचीन आत्महत्या संप्रदाय का गुप्त विमान हिलने लगा। पारदर्शी काली भुजाओं की एक जोड़ी ने गुप्त विमान की बाधा को तोड़ दिया, जैसे कपड़े को फाड़ रहे हों, और गुप्त विमान के केंद्र की ओर बढ़े। गार्गामेल का मुख्य समूह वास्तव में रैंक 3 पर पहुंच गया है। अल्रिक का चेहरा गंभीर हो गया। लेलिन को ऐसे ही जाने देने पर विलाप करने का अवसर भी नहीं मिलने पर हवा न होने के बावजूद उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और वह मध्य हवा में उड़ गया और गार्गामेल का सामना किया। अल्पविराम, लेलिन के अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश करने के बाद उसके चेहरे पर खेद स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह अपार स्थानिक शक्ति कई सौ टन समुद्री जल के समान थी जो सभी दिशाओं से उस पर दबाव डाल रही थी और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। कैमोइन के तराजू लगातार तीखी विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, मानो इस शक्ति के नीचे टूटने वाले हों। यदि ऐसा हुआ तो लेलिन, जिसके पास अब कोई जन्मजात रक्षात्मक मंत्र नहीं था, अंतरिक्ष के प्रवाह में कीमा बनाया हुआ मांस बन जाएगा। मैंने गलत अनुमान लगाया। मैंने अपने शरीर की क्षमताओं और कैमोइन स्केल्स की सुरक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया था। लेलिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक स्थानिक मार्ग है। अंदर का दबाव कुछ ऐसा है जिसे रैंक 2 मैगी भी झेलने में सक्षम नहीं है। प्राचीन काल में इससे बचने के लिए कोई न कोई तरीका अवश्य रहा होगा, लेकिन मुझे वह अभी तक नहीं मिला है। ये जारी नहीं रह सकता। लेलिन ने देखा कि उसके कैमोइन के स्केल सिकुड़ रहे हैं, इसलिए उसने अपनी थैली से एक लाल टेस्ट ट्यूब निकाली और उसे तोड़ दिया। तारांकन पफ, तारांकन लाल औषधि से बनी एक रक्षात्मक परत उसके शरीर की सतह पर दिखाई दी और वह कुछ देर के लिए कंपन करने लगी। केवल 3 सेकंड के बाद वह टूट गई। एक मध्यम श्रेणी की रक्षात्मक औषधि केवल 3 सेकंड तक ही इसका सामना कर सकती है। लेलिन भावशून्य था क्योंकि उसने एक और औषधि निकाली थी। एक पोषणीय मास्टर के रूप में उनके स्थानिक थैले में दर्जनों विभिन्न प्रकार की रक्षात्मक औषधियां थीं, जो लंबे समय तक उनके लिए पर्याप्त होती थीं। तारांकन धमाका, तारांकन औषधि द्वारा बनाई गई परत टूट गई और फिर तुरंत ही सुरक्षा की एक और परत ने उसकी जगह ले ली। लेलिन ने इसका सामना करने के लिए लगातार अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। अंततः औषधियों का पूर्ण उपयोग हो गया और कैमोइन के तराजू पर एक बार फिर भारी दबाव डाला गया। लेलिन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। आध्यात्मिक शक्ति और जादू लगातार भस्म हो रहे थे क्योंकि अधूरे काले रून जो एक पूर्ण शरीर ढाल का निर्माण करते थे, उनके तराजू से उत्पन्न हुए थे। काचा तारांकन। कुछ समय तक गतिरोध में रहने के बाद लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई और कैमोइन के तराजू की रक्षा टुकड़े टुकड़े हो गई। एक जबरदस्त दबाव ने लेलिन के शरीर को चीरना शुरू कर दिया। चोट, अंतरिक्ष के फटने के दबाव में लेलिन के शरीर से लगातार हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थीं और ताज़ा खून एक धारा की तरह बाहर निकल रहा था। चेतावनी, मेजबान शरीर वर्तमान में गंभीर हालत में है। अंतरिक्ष के खिंचाव से कोशिकाओं के पूरी तरह से टूटने तक का अनुमानित समय 8 सेकंड। एआई चिप ने लेलिन की आंखों के सामने लाल शब्दों का एक पैराग्राफ प्रक्षेपित किया। मेरे शरीर की मजबूती के बावजूद ये सब हो रहा है। प्राचीन मागी अंतरिक्ष की शक्ति से निपटने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते थे? लेलिन की अभिव्यक्ति अचानक भयावह हो गई। उसकी सारी नसें उभर आईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। जैसे ही एआई चिप ने अंतिम सेकंड की उल्टी गिनती शुरू की, प्रकाश की चांदी जैसी किरणें फैल गईं और एक काली गुफा दिखाई दी। लेलिन का दिमाग झटका खा गया और वह गुफा की ओर दौड़ पड़ा। तारांकन जैसे कि एक आकारहीन पानी की झिल्ली को भेदते हुए लेलिन एक भौतिक दुनिया में आ गया और अंतरिक्ष से भारी दबाव गायब हो गया। वह करीब था। लेलिन की आंखों के सामने ये सब धुंधला था। अपनी पूरी ताकत से उसने एक लाल रेखा खींची और अपने पैरों के नीचे जादू संरचना पर रूनल को नष्ट कर दिया और बेहोश हो गया। तारांकन ड्रिप। तारांकन गुफा में उसके ऊपर स्थित स्टेलेक्टाइट से लगातार हल्की लाल बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, जिससे एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। लेलिन की पलकें झपकने लगीं और उसने अपनी आंखें खोल दीं। उफ! उसने अपना माथा पकड़ लिया और पूरे शरीर में दर्द महसूस करने लगा। एआई चिप, मेरे वर्तमान आंकड़े जांचें।
लेलिन तुरंत अंदर से बोला। लेलिन फॉलियर, रैंक 2 वॉरलॉक, ब्लड लाइन, विशाल कैमोइन सर्प। शक्ति 15 21.1 चपलता, 4 14.4 जीवन शक्ति, 19 27.9 आध्यात्मिक बल, 0.01 104.3 जादुई शक्ति, 0 104 जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। स्थिति, पूरे शरीर में गंभीर चोटें, आध्यात्मिक शक्ति की थकावट। एआई चिप ने जल्दी से कहा। उसकी हालत देखकर लेलिन केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही निकाल सका। चूंकि उन्होंने स्थानिक टेलीपोर्टेशन के खतरों को कम करके आंका था, इसलिए उन्होंने पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। अंतरिक्ष मार्ग से होकर गुजरने वाली इस यात्रा में लगभग उनकी जान चली गई थी। न केवल उसके समग्र आंकड़े कम हो गए थे, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई थी। ये स्थिति संभवतः नियमित मैगी के अंत का संकेत होगी। हालांकि लेलिन में आश्चर्यजनक जीवंतता थी और वह अपनी चेतना को बनाए रखने में भी सक्षम था। मुझे सचमुच बहुत चोट लगी है अल्रिक, मैं एक दिन वापस आऊंगा। लेलिन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने अपनी नज़र अपनी कमर पर घुमा ली। ये देखकर कि काले चमड़े की थैली अभी भी वहीं थी, उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखी। ये स्थानिक चमड़े की थैली एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। यद्यपि इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी, फिर भी इसकी अपनी सुरक्षा अत्यंत चौंकाने वाली थी, तथा सतह पर स्थानिक रून इसकी रक्षा कर रहे थे, फिर भी इसे जरा भी क्षति नहीं पहुंची। शुक्र है कि ऐसा ही हुआ, अन्यथा लेलिन की सारी संपत्ति हवा में गायब हो गई होती। कोई भी सामान्य मैगस जो मेरी चोटों से बचकर भाग्यशाली हो जाए, उसे भी अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी। चोटों के कारण उनकी ताकत एक रैंक नीचे भी जा सकती है। लेलिन ने उसके शरीर की स्थिति की जांच की। यद्यपि चारों ओर गंभीर चोटें थीं, फिर भी वह अपने हृदय से जीवन और शक्ति से भरी ठंडी हवा की धारा को महसूस कर सकता था। उसके शरीर के सभी भागों में रक्त पंप होने से उसके भीतर हवा का प्रवाह उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करने लगा। यद्यपि यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि यह एक सतत प्रक्रिया थी। एक जादूगर के रक्त की पुनर्योजी क्षमताएं इतनी शक्तिशाली हैं। लेलिन की आंखों में खुशी की झलक दिखी। मेरे पास वर्तमान में जो औषधियां हैं, उनसे मैं अपने उपचार की गति को और भी बढ़ा सकता हूं। यह विचार करते हुए उसने बहुत प्रयास करके अपना एकमात्र अंग, अपना दाहिना हाथ, जिसे वह हिला सकता था, उठाया और थैली से एक लाल रंग की औषधि निकाली। उसने अपने दांतों से कॉर्क निकाला और बड़े घूंटों में पीना शुरू कर दिया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन प्रकाश की एक गुलाबी परत लेलिन को घेर रही थी। परत के प्रभाव से उसके शरीर पर लगी भयानक चोटें भयावह गति से ठीक होने लगीं। काचा क्रैक। तारांकन लेलिन के शरीर से हड्डियों के एक दूसरे से टकराने की आवाज लगातार सुनी जा सकती थी। उसके चेहरे की मांसपेशियां लगातार फड़क रही थीं और वह नाक से सांसें लेने लगा था, यहां तक कि उसकी सांसें भी गंभीर होती जा रही थीं। इसके कुछ मिनट बाद लेलिन के शरीर पर मौजूद गुलाबी परत गायब हो गई। तारांकन पाक। तारांकन लेलिन आकाश में उड़ गया और मंत्र संरचना पर आधे बैठे अपनी पिछली स्थिति से वह अब सीधा खड़ा था। मेरी सभी बाहरी चोटें अब ठीक हो गई हैं। यद्यपि आंतरिक चोटें बहुत अधिक कष्टदायक होती हैं, लेकिन वे साधारण गतिविधियों को प्रभावित नहीं करतीं। लेलिन ने अपने चारों अंगों का व्यायाम किया, कुछ ऐसी हरकतें की जो नाइट ड्रिल में मानक थीं, और अपनी भौहें सिकोड़ीं। नहीं, अपने शरीर से मैं केवल तैयारी करने वाले शूरवीर के समतुल्य आंदोलनों का ही सामना कर सकता हूं। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो इससे मेरी आंतरिक चोटों के उपचार पर असर पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, अपनी चोटों के पूरी तरह से ठीक होने से पहले लेलिन केवल एक तैयारी करने वाले नाइट की ताकत और गति का उपयोग कर सकता था। लेलिन ने उसकी त्वचा को छुआ, अपनी थैली से कवच निकाला और उसे पहन लिया। उसके जादूगर के वस्त्र अंतरिक्ष के दबाव के कारण फट गए थे, और वे बहुत पहले ही भिखारी के चिथड़ों में बदल गए थे, जो उसके शरीर से लटक रहे थे और उनमें बहुत सारे छेद थे। लेलिन ने बस अपने पुराने कपड़े फाड़ डाले। अपने शरीर का निरीक्षण करने के बाद लेलिन ने अपना ध्यान भीतर के चेतना के सागर पर केंद्रित किया। अंदर की स्थिति तो और भी बदतर थी। चूंकि बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया गया था, इसलिए उनकी चेतना का सागर सूखने लगा था। लाल रंग फीका पड़ गया था और चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति का कोई संकेत भी नहीं था। लेलिन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई, क्योंकि उसकी चेतना के समुद्र की दीवारों पर भी बारीक दरारें दिखाई देने लगी थीं। यदि उनकी चेतना का सागर बिखर गया, तो ये रैंक में गिरावट के समान सरल नहीं होगा। चेतना के सागर में एक कोने में अभी भी अटकी हुई एक छोटी सी सफेद किरण को देखकर लेलिन का चेहरा और भी काला पड़ गया। ये वह निशान था जो अल्रिक ने जाजोन के शरीर पर छोड़ा था। लेलिन द्वारा जाजोन की हत्या करने के बाद ये निशान लेलिन की चेतना के सागर में स्थानांतरित हो गया था, एक चिपचिपे कैंडी के टुकड़े की तरह चिपक गया था। लेलिन चाहे कुछ भी करे, ये गायब नहीं होगा। इस तरह के निशान से निपटने का एकमात्र तरीका बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक बल का प्रयोग करना और धीरे धीरे इसे खत्म करना था। यद्यपि यह रैंक 3 मैगस से था, वे वर्तमान में एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे, और मूल मैगस से बढ़ावा के बिना निशान लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति के तहत कायम नहीं रह पाता।
हालांकि इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता थी, जो लेलिन के पास नहीं था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उनके इस कांटे से निपटने का यही सही समय था। लेलिन ने पैर मोड़कर बैठकर उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक कैमोइन प्यूपल के बारे में मुख्य जानकारी को याद किया। अपनी आत्मा में ध्यान। अपनी आंखों से विशाल कैमोइन सर्प से नजर मिलाओ और उसकी शक्ति प्राप्त करो। ध्यान तकनीकों का दैनिक प्रशिक्षण प्रत्येक जादूगर को करना पड़ता था। हर बार जब लेलिन ने कैमोइन की पुतली का उपयोग किया तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आवृत्ति को समायोजित करते हुए, जब तक कि यह ध्यान तकनीक के संचालन के साथ सबसे अधिक संगत नहीं हो गई, वह समय और स्थान को भेदने और विशालकाय कैमोइन सर्प की प्राचीन भयावह अंबर रंग की ऊर्ध्वाधर पुतलियों को देखने में सक्षम हो गया। यह अवस्था एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में विशालकाय सर्प की पुस्तक में लिखा गया था, जो तभी घटित होती थी जब कोई व्यक्ति इसका बहुत गहन स्तर तक अध्ययन करता था। जैसे जैसे लेलिन ने गहरे स्तर पर ध्यान लगाया, उसकी चेतना के समुद्र में लाल किरणें धीरे धीरे मजबूत होती गईं, और चेतना के समुद्र के नीचे से चांदी की आध्यात्मिक शक्ति के निशान उभरे, जिससे सूखे हुए झरने को नई जीवन शक्ति के साथ फिर से भर दिया गया। अंधेरी गुफा में गहरे लाल प्रकाश के धब्बे हवा में जुगनू की तरह फड़फड़ाने लगे और लेलिन के शरीर में प्रवेश कर गए। ये पूरी प्रक्रिया मौन थी, लेकिन लेलिन के पीछे एक विशालकाय सांप की भयावह छाया प्रकट हुई। विशाल शरीर घूमता रहा और शारीरिक रूप से अधिकाधिक ठोस होता गया। ध्यान के एक दौर के बाद लेलिन ने अपनी आधी आध्यात्मिक शक्ति वापस पा ली थी और उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया, जैसा कि एक उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक से अपेक्षित था। चाहे सुधार या पुनर्प्राप्ति की दर के संदर्भ में ये दक्षिणी तट पर सर्वोत्तम है। यह अफसोस की बात है कि इसमें केवल 3 स्तर हैं। लेलिन के चेहरे पर चिंता झलक उठी। यद्यपि कैमोइन की शिष्या एक उच्च कोटि की ध्यान तकनीक थी, लेकिन महान जादूगर सेरेहोम से उसे जो विरासत में प्राप्त हुई थी, उसमें केवल 3 स्तर की जानकारी थी। उच्च कोटि की ध्यान तकनीक का स्तर और मैगस का रैंक एक दूसरे से मेल खाते थे। दूसरे शब्दों में, जब तक वह कैमोइन के शिष्य के बारे में बाकी जानकारी नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक ध्यान तकनीक के अभाव के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्थिर रहेगी। महान जादूगर सेरेहोम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कैमोइन के शिष्य का दूसरा भाग मध्य महाद्वीप पर होना चाहिए। मैं इस समय वास्तव में कहाँ हूँ? लेलिन खड़ा हुआ और अपने आसपास का निरीक्षण करने लगा। मैं बाहर जाकर देखूंगा। उम्मीद है यह मध्य महाद्वीप है। कुछ और होने से पहले एआई चिप, क्या मेरी चेतना के सागर को हुए नुकसान और रैंक 3 मैगस द्वारा लगाए गए निशान के लिए कोई उपाय है? लेलिन ने मन ही मन पूछा। बड़ी मात्रा में डेटा, चित्र और ग्राफ सामने आए, और एआई चिप ने अत्यंत तीव्र गति से काम करते हुए तुरंत उत्तर दे दिया। मेजबान शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर, साथ ही वर्तमान स्थितियों की व्यापक गणना के आधार पर, यह सबसे अच्छा समाधान है। मेजबान शरीर की चेतना के समुद्र में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक बल को जमा दें, जब तक कि सभी क्षति ठीक न हो जाए और निशान पूरी तरह से गायब न हो जाए। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को ठोस बनाना। लेलिन आश्चर्यचकित था। इसका अर्थ ये था कि अपनी सारी चोटों को ठीक करने से पहले उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के एक हिस्से को चेतना के सागर में ठोस रूप देना होगा, और वह उस हिस्से का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। उस स्थिति में उसकी समग्र शक्ति काफी हद तक कम हो जाएगी। मुझे ठोस बनाने के लिए कितना चाहिए? लेलिन ने उन दरारों पर नजर डाली जो लगातार उसकी चेतना के सागर में फैल रही थी। उसका चेहरा उतर गया जबकि उसने ठंडे दिमाग से पूछा। होस्ट की आध्यात्मिक शक्ति का 51.2% आवश्यक है। एआई चिप ने तुरंत उत्तर दिया। दूसरे शब्दों में, सभी क्षतियों का पूरी तरह से ध्यान रखने से पहले, क्या मैं केवल रैंक 1 मैगस की ताकत का उपयोग कर सकता हूं? लेलिन ने उसकी ठोड़ी को सहलाया। अनुप जाओ। मेरी चेतना के सागर को हुई क्षति को ठीक करने के लिए, साथ ही एल्रिक के निशान को दूर करने के लिए, इस अवधि के दौरान मेरी आध्यात्मिक शक्ति का आधा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना? लेलिन ने विचार करते हुए अपनी ठोड़ी को सहलाया। एक क्षण बाद उसने निर्णय लिया। चलो शुरू करो। विंग विंग तारांकन। जिस क्षण उन्होंने आदेश दिया, उनकी चेतना के सागर में चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति किनारों पर निकटतम दरारों से चिपक गई और फिर क्रिस्टलीकृत और ठोस हो गई। चेतना के समुद्र के लगभग आधे भाग को चांदी के क्रिस्टलों ने ढक रखा था, और क्रिस्टल के भीतर दूधिया सफेद धब्बा जम गया था, जैसे एम्ब में एक छोटा सा कीड़ा जम गया हो। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ठोस बनाने के बाद लेलिन को एहसास हुआ कि उसकी चेतना के समुद्र में मौजूद बारीक दरारें ठोस आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मजबूत होने के बाद फैलना बंद हो गई थीं। उसने राहत की बड़ी सांस ली। इस तरह उन्होंने अपने शरीर के परेशानी वाले हिस्सों से पूरी तरह से निपट लिया था। इसके लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वह ये थी कि वह केवल रैंक 1 मैगस की ताकत का ही उपयोग कर सकता था। अपनी चोटों को स्थिर करने के बाद लेलिन अब अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के मूड में था। वहां काफी धुंधलापन था, कुछ काई जमी हुई थी जिससे हल्की रोशनी आ रही थी, जिससे वह कुछ मीटर दूर तक ही देख पा रहा था। बाकी सब कुछ तो बिल्कुल अंधकार में था। यह अवश्य ही किसी गुफा में होगा। मुझे आश्चर्य है कि बाहर की ओर कौन सी दिशा जाती है। लेलिन ने एक लंबी सांस ली और टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना पर एक और नजर डाली।
यहाँ मंत्र निर्माण प्राचीन आत्मा संहारक संप्रदाय के गुप्त विमान के समान ही था। हालांकि एक कोने पर स्थित रून को लेलिन ने पहले ही नष्ट कर दिया था। लेलिन का मानना था कि यदि वह दूसरे छोर पर रैंक 3 मैगस होता और व्यक्तिगत रूप से निगरानी नहीं रखता तो वह दूसरे क्षेत्र में मंत्र निर्माण को नष्ट कर देता। इसलिए इस टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना का उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकेगा। एक और आत्मा संहारक संप्रदाय के जादूगरों द्वारा स्थापित व्यवस्था बहुत सरल थी। गुफा में केवल मंत्र रचना थी और उसके अलावा एक बहुत लंबा और संकीर्ण मार्ग था जो पत्थर की दीवारों को तराशकर बनाया गया प्रतीत होता था। रात्रि दर्शन। लेलिन ने अपने ऊपर एक सहायक प्रकार के अनुच्चर स्तर के मंत्र का प्रयोग किया। उसकी आंखों में एक काली चमक चमक उठी और अंधकार अब उसकी दृष्टि में बाधा नहीं बन रहा था और वह अपने आसपास के वातावरण को देख पा रहा था। यहाँ के काले मूलकण बहुत घने हैं। ऐसा लगता है कि ये दक्षिणी तट से भी अधिक है। इस मंत्र का प्रयोग करते समय लेलिन 2 महाद्वीपों के बीच बड़ा अंतर बता सकता था। यदि यह कहा जाए कि दक्षिणी तट पर हवा में काले मूलक कणों की सांद्रता 1 है तो यहाँ ये कम से कम 1.5 या यहाँ तक कि 2 तक होगी। एआई चिप। हवा में मौलिक कणों की सांद्रता का परीक्षण करें और दक्षिणी तट के साथ तुलना करें। मिशन स्थापित। डेटा का संग्रह प्रारंभ। तुलनात्मक आरेख तैयार करना। शीघ्र ही एआई चिप ने लेलिन को 2 अलग अलग पाई चार्ट प्रेषित कर दिए। पाई चार्ट में विभिन्न मूल कणों को दर्शाने वाले रंगों का अनुपात विभिन्न प्रतिशत में था। ये सभी बातें लेलिन के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गईं। दाईं ओर दक्षिणी तट पर पाया गया औसत डेटा है जबकि बाईं ओर नवीनतम डेटा है। लेलिन ने दोनों के बीच अंतर की तुलना की। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि अंधकार, छाया और मृत्यु के साथ साथ अन्य नकारात्मक ऊर्जा कणों की सांद्रता दक्षिणी तट की तुलना में लगभग 2 गुना बढ़ गई है। प्रकाश, पौधे और जीवन जैसे सकारात्मक ऊर्जा कण थोड़े कम थे। इसके अलावा पृथ्वी तत्व कणों की सांद्रता काफी अधिक है जबकि अग्नि और जल की सांद्रता काफी कम है। लेलिन ने विचारमग्न होकर अपनी ठोड़ी को छुआ। दूसरे शब्दों में, यहाँ मूल कणों की सांद्रता लगभग उतनी ही है जितनी दक्षिणी तट पर है, यद्यपि संरचना थोड़ी भिन्न है। नकारात्मक मौलिक कणों की सांद्रता लगभग एक छोटे पैमाने के गुप्त विमान के बराबर है जबकि सकारात्मक मौलिक कण केवल चेरनोबिल द्वीप समूह के बराबर हैं। लेलिन ने कुछ अनुमान लगाए और कुछ बड़े कदम आगे बढ़ाते हुए लंबे और संकीर्ण पत्थर के मार्ग में प्रवेश किया। यह मार्ग काफी लंबा था और लगभग 10 मिनट तक टहलने के बाद ही वह अंत तक पहुंच पाया। मार्ग के अंत में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। इसे दरवाजा कहना भी शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहना होगा। लेलिन को जो पता चला उसके अनुसार यह बस एक बड़ी गोल चट्टान थी जो निकास मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी। चट्टान की दरारों से लेलिन को हवा के अंदर आने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पत्थर के दरवाजे को रखना ही सबसे अच्छा है। जब भविष्य में मुझे इस टेलीपोर्टेशन मंत्र निर्माण की आवश्यकता होगी तो मैं अभी भी वापस आ सकता हूं। एक विचार के साथ उसने रैंक 1 मंत्र का इस्तेमाल किया। छाया चुपके। काली किरणों ने लेलिन के शरीर को घेर लिया और किरणों के भीतर वह पारदर्शी होने लगा। शैडो स्टेल्थ का प्रभाव यह था कि उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से देखना मुश्किल हो जाता था और वह छोटी छोटी परछाइयों के भीतर छिपने में सक्षम हो जाता था। वह अधिकांश भौतिक वस्तुओं के आर पार जा सकता था लेकिन इस मोड में वह आक्रमण करने में असमर्थ होता, अन्यथा ये गुप्त मोड लुप्त हो जाता। ऊर्जा या ध्वनि तरंगों का उपयोग करके क्षेत्र प्रभाव हमले भी इस मंत्र का अभिशाप थे। हालांकि इसे केवल एक चट्टान से होकर गुजरना था, इसलिए यह एक सरल कार्य था। लेलिन जिस धुंधली छवि में बदल गया था वह आसानी से चट्टान पर दरारों की छाया से होकर गुजर गई और वह बाहर पहुंच गया। हाँ, ये है। लेलिन ने बाहर का दृश्य देखा और कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। वह बड़ी चट्टानों से बनी एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा था और उसके चारों ओर एक विशाल मैदान था। वहां बड़ी संख्या में झाड़ियां भी थीं। पूरे क्षेत्र में घोर अंधकार छाया हुआ था जिससे वहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। आसमान धुंधला था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण वह ढह जाएगा। विशालता, उदासी, मृत्यु सी शांति, ये लेलिन की उस जगह के बारे में पहली धारणा थी। अपनी रात्रि दृष्टि की मदद से लेलिन को अपने आसपास देखने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये पौधा बहुत अजीब लग रहा है। लेलिन ने जमीन पर पड़ी एक सूखी हुई टहनी उठाई। इसमें कोई पत्तियां नहीं हैं और अधिक से अधिक बस कुछ कांटे हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जितने भी पौधे मैं देख सकता हूं उनमें यह विशेषता समान है। लेलिन ने अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़कर जमीन से एक छोटे से तिल जैसे प्राणी को पकड़ लिया। वह लगातार चिक चिक की आवाजें निकाल रहा था। इसकी आंखें छोटी हैं और कोई खास काम नहीं आती। ऐसा भी लगता है कि इसमें एल्बिनिज्म है। यह उत्परिवर्तन लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश न मिल पाने के कारण हुआ है। लेलिन ने अपने संदेह दूर करते हुए खुद से कहा, तारांकन पाक। तारांकन। उसने छछूंदर को एक तरफ फेंक दिया और एक मंद लाल रोशनी का उपयोग करके खुद को आकाश में धकेल दिया। लेलिन ऊपर चढ़ता रहा और वह अपने सिर पर दबाव महसूस कर सकता था। अंततः पता नहीं कितनी देर बाद लेलिन अंत तक पहुंच गया। यह एक विशाल चट्टानी प्राचीर थी। इसमें धातु की चमक थी जिससे ये स्वर्ग की छतरी जैसा दिखता था।
तो इस जगह का शीर्ष भाग पृथ्वी की पपड़ी है। लेलिन धीरे धीरे नीचे उतरा, उसके चेहरे पर अभी भी सदमा झलक रहा था। यह एक भूमिगत दुनिया है। अल्पविराम। पूरी तरह से चट्टानों और काई से बने मैदान पर दो भूरे सुअर जैसे जानवर, जो कि काफी छोटे थे, खाने योग्य भोजन की तलाश में अपनी मोटी और खुरदरी थूथन का उपयोग कर धरती खोद रहे थे। शियू शियू तारांकन। दो काले तीर अचानक छोड़े गए और तीखे तीरों ने इन दो छोटे जानवरों की पीठ को छेद दिया, उन्हें जमीन पर दबा दिया। आज फसल खराब नहीं है। वहां दो भूरे सुअर हैं। मैं मेनू बदल सकता हूं। कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर लेलिन ने यह दृश्य देखा और उसकी मुस्कान में खुशी झलक रही थी। लगभग 10 मिनट बाद उसने एक लकड़ी के फ्रेम का उपयोग करके आग जलाई। ऊपर भूरे सुअरों की खाल उतारकर उन्हें धोया जा रहा था और उन्हें भुना जा रहा था, तथा उबलती हुई गर्म खाल से थोड़ी सी चिकनाई निकल रही थी। वहां देवदार की लकड़ी की खुशबू के साथ एक ऐसी सुगंध भी थी जो किसी को भी लार टपकाने पर मजबूर कर सकती थी, और लेलिन की तर्जनी उंगली हिलने से खुद को रोक नहीं सकी। लगभग 1 महीना हो गया है जब से मैं उस बड़ी चट्टानी पहाड़ी से बाहर निकला हूं जहां टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना है। एक पूरे भूरे सुअर को कुतरने के बाद लेलिन ने संतोष से आह भरी और दूसरे को बाद के लिए रख लिया। 1 महीने तक इधर उधर भटकने के बाद अब उसे अंदाजा हो गया था कि यह भूमिगत दुनिया कितनी बंजर है। यहाँ कई दिनों तक चलने के बावजूद कोई जीवन नहीं दिख रहा था और केवल काय और कीड़े ही जीवित बचे हुए थे। सुअर जैसा प्राणी जिसे लेलिन ने ग्रे सुअर नाम दिया था, वह अब तक का सबसे बड़ा जानवर था जिसे उसने देखा था। ये सबसे स्वादिष्ट भी था। ये सोचकर लेलिन को थोड़ा अफसोस हुआ। यद्यपि कीमती स्थानिक चमड़े की थैली बहुत विशाल थी, फिर भी इसके भीतर कितना सामान रखा जा सकता था, इसकी एक सीमा थी। ये पहले से ही उन बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था जिन्हें लेलिन ने विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया था, जिनका मूल्य कुछ ऐसा था कि रैंक 3 मैगस भी ईर्ष्या करेगा। दुर्भाग्यवश वहां अच्छा भोजन या शराब बिल्कुल भी नहीं थी। बहुमूल्य सामग्रियों की तुलना में उनका मूल्य बहुत कम था और उन्हें संग्रहित करना उचित नहीं था। इस प्रकार लेलिन ने स्वयं को एक बर्बर व्यक्ति का जीवन जीते हुए पाया। पानी कोई मुद्दा नहीं था। वह एक जादूगर था और जल तत्व मंत्र से वह आसानी से बड़ी मात्रा में ताज़ा पानी पैदा कर सकता था। हालांकि अगर बात भोजन की हो तो उसके पास विकल्प बहुत कम थे। क्योंकि वह रैंक 2 वॉरलॉक था, इसलिए यदि वह 10 दिन या आधे महीने तक कुछ नहीं खाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यदि वह पूरा महीना खा लेता तो उसके लिए कुछ भी ना खाना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त उसके पिछले जीवन में और अब भी उसका रहन सहन असंतोषजनक नहीं था। वह दिन में 3 बार भोजन करने के आदी थे और उनके भोजन की सामग्री के संबंध में कुछ कठोर नियम भी थे। वर्तमान में एक लंबी खोज के बाद लेलिन को कुछ स्टार्चयुक्त पौधे और जड़ें मिल सकी जिन्हें वह खा सकता था। वह शायद कुछ पक्षी या जामुन भी पा सकेगा। लेलिन को इन अल्प भोजन से थकान होने लगी थी। ये सुअर जैसा प्राणी, जिसे उसने ग्रे सुअर नाम दिया था, अब तक उसने यहाँ जो कुछ भी देखा था उनमें से सबसे स्वादिष्ट था। धत्तेरी की, मैं आशा करता हूँ कि यह पूरी तरह बंजर भूमि नहीं होगी। पूरे 1 महीने तक चलने के बाद इस रेगिस्तानी इलाके के अलावा लेलिन ने कुछ मैदानी इलाके भी देखे थे। लेलिन को कुछ संदेह होने लगा, क्योंकि बड़े जानवर भी शायद ही कभी दिखाई देते थे। ईमानदारी से कहें तो चूंकि वह सूरज की रोशनी का आदी था, लेलिन को कभी एहसास नहीं हुआ कि यह कितनी कीमती है। सहायता आवश्यक। लेलिन ने पहले एक प्राचीन पुस्तक में भूमिगत दुनिया के संसाधनों के बारे में जानकारी देखी थी। किंवदंती है कि प्राचीन मैगस विश्व पृथ्वी की सतह का केवल एक छोटा सा हिस्सा था और प्राचीन मैगी का ध्यान अन्य दुनियाओं की ओर जाने से पहले उनका लक्ष्य भूमिगत दुनिया था। प्राचीन मागी के पास बहुत शक्तिशाली शक्तियां थीं, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी इन मागी के सामने अपनी चमक खो देते थे। भूमिगत दुनिया के कई मूल निवासियों को उनके द्वारा वश में कर लिया गया था और फिर इन मागी ने अंतहीन धन और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए भूमिगत दुनिया की परतों और परतों का शोषण किया था। ये दर्ज किया गया था कि प्राचीन मागी ने भूमिगत दुनिया की 7 परतों का दोहन किया था। ऐसा कहा जाता था कि जितनी नीचे की परतों में जाया जाता है, उस परत की जातीय नस्ल उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है और पृथ्वी के केंद्र में एक अत्यंत भयावह स्त्री अस्तित्व है। लेकिन इनसे प्राचीन मागी को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सका और अंततः पूरी भूमिगत दुनिया ने उन्हें अपना विजेता स्वीकार कर लिया। ये सब प्राचीन मागी के स्वर्ण युग का हिस्सा था। बाद में अभी भी असंतुष्ट मैगी ने अपना ध्यान अलग अलग दुनियाओं की ओर लगाया और एक के बाद एक दुनिया पर विजय प्राप्त की, जब तक कि वे उस अत्यंत शक्तिशाली दुनिया में नहीं पहुंच गए जिसे अंतिम टकराव के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हालांकि उस विरोधी दुनिया को कोई लाभ नहीं मिला, न ही मैगस दुनिया को, बल्कि वे बिगड़ गए। यहाँ तक कि भूमिगत दुनिया तक जाने वाला मार्ग भी इस युद्ध से नष्ट हो गया था। तब से भूमिगत दुनिया केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देती रही। कम से कम पूरे दक्षिणी तट पर लेलिन ने भूमिगत दुनिया के किसी भी जीवन रूप को नहीं देखा था, न ही उसने भूमिगत दुनिया के किसी भी मार्ग के बारे में सुना था। पहले से एकत्रित जानकारी और देखे गए दृश्यों से ये भूमिगत दुनिया होनी चाहिए। मैं सिर्फ यह नहीं जानता कि यह कौन सी परत है।
हालांकि जिस खतरनाक जीवन रूप की ओर मैं आया था उसके आधार पर यह अधिक से अधिक तीसरी परत होनी चाहिए थी, अन्यथा मैं कई खतरनाक उच्च ऊर्जा वाले जीवन रूपों से टकरा जाता। इसके अलावा जिन जीवन रूपों से मैं मिला उनकी पहली या दूसरी परत से होने की संभावना वास्तव में बहुत अधिक है। लेलिन इस पर विचार करता रहा। यद्यपि वह इस बात से असहज था कि यह स्थान एक बंजर क्षेत्र था, फिर भी लेलिन ने यात्रा जारी रखी। हाल ही में भूरे सुअर के दिखने से उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने के लिए काफी आत्मविश्वास मिला। पूरी यात्रा चलते समय लेलिन ने अपने आसपास के वातावरण का रिकॉर्ड भी बनाया। प्राचीन जादू के स्थान पर, जिसे लेलिन ने विशाल पत्थर की पहाड़ियां नाम दिया था, जीवन के संकेत इतने क्षीण थे कि अधिक से अधिक केवल काय और कुछ कीड़े ही दिखाई दे सकते थे, और कुछ नहीं। जैसे जैसे लेलिन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, जीवन के संकेत धीरे धीरे बढ़ते गए, और बाद में उसने चमगादड़ जैसे पक्षियों जैसा कुछ देखा। कभी कभी उसे भूरे सुअर दिखाई देते थे और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उनसे मुठभेड़ की दर बढ़ती गई। इस प्रकार लेलिन निश्चित था, वह पहले ही जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र से निकलकर बाहरी दुनिया में आ चुका था। बीप ऊर्जा तरंगों की खोज। अनुमान है कि ये तरंगें स्तर 0 जादू के परिणाम हैं। दिशा 15 डिग्री पूर्व 3123 मीटर पर। अब एआई चिप ने एक संदेश जारी किया था। हाँ, लेलिन के विचार हिल गए। आखिरकार ऊर्जा वाले जीव के कुछ निशान हैं। उसने जल्दी से अपना सामान बांधा और उस दिशा में चला गया जिधर से ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। उसके शरीर पर अभी भी गंभीर चोट थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी चेतना के सागर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति जमने के कारण वह अभी केवल स्तर 1 के जादूगर की अनुमानित शक्ति ही प्रदर्शित कर सकता था। हालांकि उन्होंने इस तुच्छ मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन ऊर्जा तरंगों के दृश्य की ओर दौड़ पड़े। लेलिन की नज़र में 3 नर और 2 मादाओं का एक उच्च ऊर्जा जीव से सामना होने का दृश्य था। ये 5 लोग एक मानक छोटे स्क्वाड्रन के समान प्रतीत होते थे। चमड़े के कपड़े पहने 2 पुरुष सैनिक, जो सबसे आगे थे, मानव ढाल के रूप में कार्य कर रहे थे तथा लगातार अपनी बड़ी लोहे की तलवारें लहरा रहे थे। कम से कम उनमें एक महान शूरवीर की शक्ति तो थी। अन्य तीनों ने भूरे रंग के वस्त्र पहने थे जो देखने में दक्षिणी तट के जादूगर प्रशिक्षुओं के वस्त्रों जैसे थे, लेकिन इन वस्त्रों की शैली बहुत पुराने जमाने की थी। वे साधारण और अलंकृत नहीं थे। यहाँ इंसान हैं और वे अनुचर हैं। लेलिन को इस संभावना से आंतरिक रूप से खुशी महसूस हुई। 5 अनुचर जिस जीव का सामना कर रहे थे वह विशालकाय भूरे सुअर जैसा ही था, लेकिन उसका शरीर उससे लगभग 1 दर्जन गुना बड़ा था तथा उसके थूथन के नीचे 3 जोड़ी विशाल अर्धचंद्राकार दांत थे। उसके पूरे शरीर पर कठोर बाल उगाए थे तथा वह पूरी तरह से चीड़ की राल, कीचड़ और अन्य प्रकार की गंदगी से ढका हुआ था। इससे मोटी गांठें बन गईं, जो किसी युद्ध टैंक की तरह थी जिस पर कवच लगा हुआ था। स्तर 0 जादू मंत्र जो पहले उन प्रशिक्षुओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था, उसने क्षेत्र में केवल जलने के निशान छोड़े थे। ये सबसे बाहरी सुरक्षा को भी भेदने में असमर्थ था। हु सुअर के बच्चे जैसे दिखने वाले इस जीव की नाक से सफेद गैस के 2 झोंके निकले। जमीन को पंजों से रौंदने के बाद वह अचानक आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी की तरह उन 2 महान शूरवीरों की ओर दौड़ा। फर्श हिल गया, जिसके कारण उन ग्रैंड नाइट्स में से एक का पैर फिसल गया। इसके तुरंत बाद वह फिसल गया और इस विशाल सुअर जैसे जानवर ने उसे उड़ा दिया। जब उसकी कमर और पीठ पर उस जीव के विशाल दांतों से चोट लगी तो उसके घावों से झरने के पानी की तरह खून बहने लगा। ये दृश्य देखकर दूसरे महान शूरवीर ने जोर से चिल्लाकर तुरंत पीछे हट गया, जिससे उन 3 प्रशिक्षुओं का पर्दाफाश हो गया। जब महान शूरवीर ने अब उसे रोका नहीं तो सुअर ने अपनी आंखों में रक्त पिपासु चमक के साथ उन प्रशिक्षुओं पर अपने दांत दिखाए। दोनों महिला प्रशिक्षु डर गईं और पीछे की ओर भागने लगीं। तारांकन धम्म तारांकन वे दोनों किसी चीज से टकराकर गिर पड़े। उनके चेहरों पर निराशा के भाव थे। शेष पुरुष प्रशिक्षुओं ने सज्जनतापूर्ण बहादुरी का परिचय दिया और वे दृढ़ निश्चय के साथ इन महिलाओं के सामने उपस्थित हुए। अभी भी कुछ चिल्लाते हुए उसने अपना हाथ उठाया, जिससे छोटे छोटे आग के गोले निकले और उस बड़े सिर वाले सुअर की नाक के बीचों बीच निशाना साधा। तारांकन पैट। बड़े सुअर की नाक काली हो गई थी, लेकिन इससे उसकी आक्रमण गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। इसके विपरीत सुअर उस पुरुष प्रशिक्षु से क्रोधित हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी आक्रमण गति थोड़ी बढ़ गई थी। वह पुरुष प्रशिक्षु असहाय भाव से मुस्कुराया और फिर अपने पीछे खड़ी 2 महिला शिष्यों की ओर अपना सिर घुमाया और कुछ बुदबुदाया। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि यह युवक मरने से नहीं डरता। तारांकन जंगली सुअर और करीब आ गया और तीनों प्रशिक्षु अब बड़े सुअर की आंखों में रक्तवाहिकाओं और उसके फर के नीचे मोटे छिद्रों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बेशक जिस चीज को भूलना उनके लिए बहुत मुश्किल था वह थी सुअर के 3 जोड़ी बर्फ सफेद भयंकर अर्धचंद्राकार दांतों की ठंडी चमक। छाया बंधन। उस समय लेलिन अचानक प्रकट हुआ और जंगली सुअर के पेट के नीचे से छाया से बने कई तंतु बाहर की ओर बढ़े और कई हाथों में बदल गए, जो सुअर को उसके अगले खुरों से मजबूती से खींच रहे थे। तारांकन पेंग।
तारांकन मानो अचानक 9 तीव्रता का भूकंप आ गया हो। वह सुअर जो तेज गति से दौड़ रहा था, अचानक बहुत बड़ी आवाज करते हुए नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। इसके तुरंत बाद तीनों प्रशिक्षुओं ने चमड़े का कवच पहने एक युवक को गिरे हुए सुअर के पीछे से निकलते देखा। कई काली धुंधली रस्सियों से उस गिरे हुए सुअर को बांध दिया गया, जिससे रस्सियों में कोई कमजोरी भी नहीं रह गई। क्या आप ठीक हो? लेलिन ने चेहरे पर सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। उन 3 प्रशिक्षुओं ने लेलिन को देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और उन्होंने मुंह खोलकर कहा, जीने के एमएफएस। लेलिन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और फिर उसने आह भरी। ये वास्तव में महाद्वीप की आम भाषा नहीं है। लेलिन ने अभी जो बोला था वह दक्षिणी तट के जादूगरों की आम भाषा थी, लेकिन इन 3 प्रशिक्षुओं ने जो बोला था वह ऐसी भाषा नहीं थी जिसे लेलिन पहचानता था। इस भाषा के अंत मेतिया भाषा से कुछ हद तक परिचित लगते हैं, लेकिन बीच के शब्दांश हाईलैंड्स की भाषा से मिलते जुलते हैं। लेलिन को भाषा में अंतर को लेकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार प्राचीन युग के बाद भूमिगत दुनिया पृथ्वी की सतह से अलग हो गई थी। यह अजीब बात होगी यदि भाषा अभी भी समान हो। नमस्ते, मैं एक खानाबदोश हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह स्थान कौन सा है? लेलिन ने तुरंत दूसरी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। इस बार यह प्राचीन बायरन भाषा थी। प्राचीन बायरन भाषा अपने साथ एक अजीब शक्ति लेकर आई थी। यह नियमों और विनियमों पर नियंत्रण रखती थी। ये वायुमंडल में उपस्थित ऊर्जा कणों की शक्ति को आकर्षित कर सकता था और सभी जादुई मंत्रों का आधार था। इस प्रकार प्राचीन बायरन भाषा भी एक ऐसी भाषा थी जिसे सभी जादूगरों को सीखना अनिवार्य था। चाहे वह सतही दुनिया हो या भूमिगत दुनिया, प्राचीन बायरन भाषा प्राचीन मैगी से चली आ रही थी और इसके प्रयोग में थोड़ी सी भी असमानता नहीं होगी। निश्चित रूप से लेलिन को प्राचीन बायरन भाषा में पूछते हुए सुनकर उन तीनों प्रशिक्षुओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंततः उस पुरुष प्रशिक्षु ने उत्तर देने का बीड़ा उठाया। आदरणीय महोदय, नमस्ते। ये पूर्वी गोधूली क्षेत्र का वुडी बंजर भूमि है। उन्होंने आदरपूर्वक सलामी दी। हालांकि लेलिन की हरकतें संदिग्ध थीं और उसने शुरू में जो भाषा बोली थी वह उनकी अपनी भाषा से बहुत अलग थी, लेकिन जिस तरह से लेलिन ने इस विशाल 6 दांत वाले सुअर को आसानी से वश में किया था, जिसने उनकी टीम को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उससे ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष की ताकत उनसे बेहतर थी। ये वह जंगल था जहां ताकतवर लोग कमजोरों पर हमला करते थे। यदि वे लेलिन के साथ खराब संबंध रखते तो उन्हें मार दिया जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। इस प्रकार इस पुरुष प्रशिक्षु के व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक थे। पूर्वी गोधूली क्षेत्र। लेलिन ने भौहें सिकोड़ी और एआई चिप ने जल्दी से स्टोरेज डेटाबेस में खोज की, लेकिन इससे संबंधित कोई विवरण नहीं मिला। आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। लेलिन ने ग्रैंड नाइट की ओर इशारा किया, जिसे उड़ा दिया गया था, और उनकी ओर रक्त का थक्का जमाने वाली दवा फेंकी। धन्यवाद। वे 2 गिरी हुई महिला प्रशिक्षु भी उठ खड़ी हुईं और उनमें से एक ने तुरंत दवा पकड़ी और उसे उस महान शूरवीर के घाव पर लगा दिया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने लेलिन को प्रणाम किया। तारांकन हिस हिस। तारांकन। उस समय पूरी तरह से काली गैस से बना एक सांप आगे बढ़ा और उसने अपने मुंह से एक बख्तरबंद ग्रैंड नाइट को बाहर थूक दिया, जो बेहोश हो चुका था। ये भी तो तुम्हारा साथी है ना? मैंने भी उसे सुविधाजनक तरीके से उठा लिया था। लेलिन ने उस ग्रैंड नाइट की ओर इशारा किया जिसे अभी अभी थूका गया था, और वे 3 प्रशिक्षु, जो उस विशाल काले सांप की अचानक उपस्थिति से डर गए थे, कई कदम पीछे हट गए। ये काय है? लेलिन ने उस महिला प्रशिक्षु को बुदबुदाते हुए सुना, लेकिन वह केवल उदासीनता से मुस्कुराया। उसके बाद उन्होंने पूछा, ओह, वैसे क्या आप जानते हैं कि यहाँ के पास कौन से शहर हैं और मैगीज बाजार कहाँ है? तीनों प्रशिक्षुओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर उस पुरुष प्रशिक्षु ने लेलिन के सहमत व्यवहार और भाषण को देखकर साहस जुटाया और आगे बढ़ते हुए कहा, यहाँ से सबसे नज़दीकी शहर पश्चिम में पॉटर टाउन है और इसकी दूरी यहाँ से 1.5 दिन है। मैगी के बाजार के बारे में। मैगी का आधिकारिक बैठक स्थल केवल ट्वाइलाइट जोन के राजधानी शहर में स्थित है।